Yalimadat everyone. Welcome to the 12th session of MVMP मारो व्यापार मारी प्रगति। आज के हमारे सेशन का टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन स्मॉल बिजनेसेस। आशा करती हूँ कि अब तक के हमारे जो 11 सेशंस हुए हैं आप उन सेशंस का बेनिफिट ले रहे हो। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड, आप आपकी टीम लीडर के साथ बैठ के उससे डिस्कस भी कर रहे हो। सेशन के दौरान अगर आपको कोई भी सवाल आता है तो आप उसे प्लीज क्वेश्चन एंड आंसर के बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को वहीं से एड्रेस करेंगे। आज के हमारे जो स्पीकर है वो है मिस्टर कुंजन देसाई। मिस्टर कुंजन देसाई के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, नॉट जस्ट इन रिटेल बट बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में। इनका एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। इनकी करियर की शुरुआत एज ए सेल्समैन हुई थी, उनके बाद वो कैशियर बने, फिर वेयरहाउस इंचार्ज, फिर डिपार्टमेंट मैनेजर, देन स्टोर मैनेजर एंड देन एरिया मैनेजर। तो ये जर्नी बहुत ही सक्सेसफुल रही है, अलग अलग प्रमोशंस बहुत जल्दी उनको मिल गए हैं और ये सारा एक्सपीरियंस इनका रिटेल इंडस्ट्री में रहा है। हम सब ने ये काफी सारी ब्रांड्स है जो हाई फाई ब्रांड्स है, हमने सुना ही होगा, बहुत ही वेल नोन ब्रांड्स है जैसे कि फ्यूचर ग्रुप हो गया, रिलायंस रिटेल हो गया, जैक एंड जॉन्स, ये सारी रिटेल वाली ब्रांड है। इनका एक्सपीरियंस ये सब वेल नोन ब्रांड्स के साथ रहा है। ये तो बात हो गई हमारे सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री की। इनका एक्सपीरियंस ना सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री में है लेकिन काफी अलग अलग इंडस्ट्री में भी रह चुका है, जैसे कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, देन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, बहुत अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल्स पे इन्होंने काम किया है। टोटल एक्सपीरियंस की बात करें तो इनके पास 18 साल यानी कि 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर कुंजन देसाई जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडेज सेशन। थैंक यू। प्लीज टेक इट ओवर। यस, जस्ट अ मिनट, मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जैसे निकिता जी ने आपको बताया कि आज का सेशन एक सिस्टम और प्रोसीजर के सब्जेक्ट पे है। बेसिकली यहाँ पे जुड़े हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी किसी ना किसी बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। किसी की दुकान है, किसी की शायद किराने की दुकान है, किसी का शूज का रिटेलिंग है, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हर एक का अलग अलग बिजनेस है और आज वो यहाँ पे अपना 1.5-2 घंटे का टाइम लेके बैठा है ताकि वो जानना चाहता है कि मैं मेरे बिजनेस को और कैसे आगे बढ़ाऊं या और मैं उसको आगे किस तरह से लेके जाऊं। ये जो आज का टॉपिक है वो ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड सिस्टम का है। यहाँ पे मैं आपके साथ बिजनेस बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन आपके अभी के बिजनेस को और अच्छा और बेहतर किस तरह से किया जा सके उसके ऊपर बात कर रहा हूं, जो आपको आगे जाके कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को और आगे बढ़ाने में, प्रॉफिटेबल करने में कहीं ना कहीं यूजफुल होगा। सो ये टॉपिक रहेगा आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड सिस्टम के ऊपर। अगर आपको सेशन के दौरान या ट्रेनिंग के दौरान कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन होते हैं तो कृपया नोट कर लीजिए। नोट करके आप उसको एट द एंड ऑफ द सेशन चैट बॉक्स में लिखिए ताकि हम उसको एक साथ में डिस्कस कर सके। अब सवाल आता है कि लिख तो दिया कि व्हाट इज प्रोसीजर और व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम जब आप शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक ही चीज आता है, सिस्टम मतलब कंप्यूटर की सिस्टम। एंड्रॉइड सिस्टम आता है दिमाग में और आईओएस सिस्टम आता है, कंप्यूटर सिस्टम। हमने हमेशा सिस्टम शब्द का मतलब सुना है कोई कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। हम यहाँ पे जो सिस्टम की बात कर रहे हैं वो कंप्यूटराइज हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये जो सिस्टम है वो एक काम करने का तरीका है कि जो आपके बिजनेस को या आपकी दुकान को और अच्छे से चलाने में आपकी मदद करेगा। ये कोई भी सिस्टम हो सकती है, चाहे वो लिखी हुई हो सकती है, चाहे वो आपके स्टाफ को ट्रेनिंग देके की गई सिस्टम है, कि जो आपके बिजनेस को और सिस्टमेटिक करेगा और आपका बिजनेस आपके बिना या आपके कम इन्वॉल्वमेंट पे चल पाएगा और आगे जाके आप उस अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है सिस्टम क्या है। काम करने के बेसिक सिंपल प्रोसीजर या नियम कुछ जो आप अपनी दुकान या अपने बिजनेस के लिए बनाते हैं कि जो आपके बिजनेस को या उसके रोज की रूटीन एक्टिविटी को और अच्छा बेहतर बनाते हैं। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ओनर आज अपने धंधे पे बैठा है, चाहे वो दुकान के काउंटर पे बैठा है या अपने बिजनेस में कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बैठा है, तो उसको लगता है कि आज मैं यहाँ पे बैठा हूं तो काम सब कुछ ठीक से चल रहा है। जिस दिन मैं 2 दिन की छुट्टी पे चला गया
तो मेरे बिजनेस का काम रुक जाएगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम रुक जाएगा। उसका कारण क्या है? सो आपको लगता है कि मेरे इन्वॉल्वमेंट के बिना यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है। जब मैं बोलूंगा नहीं तब तक मेरा स्टाफ या मेरे साथ काम करने वाले लोग काम ठीक से नहीं करेंगे। सो उसका रीजन ये नहीं है कि आपकी हमेशा वहां पे रहना जरूरी है, क्योंकि एक इंसान हमेशा वहां पे रह नहीं सकता। लेकिन आपने एक सिस्टम या एक प्रॉपर सेट स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि जो आपने आपके स्टाफ को दिए हो कि मेरी गैर हाजिरी में या मेरे बिना भी अगर आप दुकान पे बैठे हो या बिजनेस पे बैठे हो तो आपको बिजनेस इस तरह से चलाना है या आपको इस तरह से अपना खुद का काम करना है, राइट। सो ये सिस्टम के बारे में आज हम बात करेंगे। सिस्टम मतलब कोई भी कुछ नियम या प्रोसीजर जो आपने लिख के बनाई है या आपने आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी है जो आपके काम को और अच्छा इफेक्टिव बनाता है। दूसरा, आज आपका बिजनेस चल रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है या दुकान है या रिटेलिंग है या कुछ भी है। आपको अगर मैं सवाल पूछता हूं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, तो जवाब आएगा अच्छा चल रहा है। कोई बोलेगा कि यार पेंडेमिक के बाद मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा। मैं बोलूंगा अच्छा एक बात बताओ, पिछले साल से इस साल आपका बिजनेस बढ़ा या कम हुआ? तो पहले आप सोचोगे यार शायद बढ़ा ही है। अब सवाल ये है कि आपको आपका बिजनेस कितना बढ़ा, कितना आपका सेल हुआ आज का, कितना आपका हफ्ते का सेल हुआ, कितना आपका महीने का सेल हुआ, आपके बिजनेस का टर्नओवर क्या है, वो आपको आंकड़ों में मालूम नहीं है। अगर आपको आंकड़ों में आपका बिजनेस मालूम नहीं है तो आप आपके बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसे नाप सकते हो? सो यहाँ पे कुछ ग्लोबली मतलब पूरे दुनिया में आपने के लिए कुछ फॉर्मूलास डिसाइड किए गए हैं कि अगर इस फॉर्मूला का ये जवाब आता है तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या अच्छा नहीं है। ये कोई बहुत बड़े दाखले नहीं है, बहुत सिंपल इजी टू यूज फॉर्मूला है कि जिसकी मदद से आप आपके बिजनेस को चेक कर सकते हो कि आपका बिजनेस पटरी पे चल रहा है या थोड़ा धीमा हो गया है या कम हो गया है, राइट। तो उसके बारे में हम कुछ जानेंगे और आपके बिजनेस के कुछ डेटा को देख के कि पिछले साल कितना बिजनेस हुआ, ये साल कितना बिजनेस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कि कौन सी चीज ज्यादा बिकी, कौन सी चीज कम बिकी, वो सब देख के हम आपके स्टोर के परफॉर्मेंस को और किस तरह से आगे बढ़ा सके उसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो इन नट सेल में बताऊं तो सिस्टम वो चीज है कि जो आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ स्टैंडर्ड या काम किस तरह से करना उसको सेट किया है, फिक्स किया है और उसको हिसाब से आपके स्टोर या आपके बिजनेस को और अच्छी तरह से चलाना, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज जो सिस्टम हम बात करने वाले हैं कौन कौन से सिस्टम है, हालांकि बहुत छोटी और बहुत सिंपल सिस्टम है। नाम आपको दिखेंगे कि ये नाम है, इतने बड़े नाम है, लेकिन ये बहुत सिंपल चीज है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज या बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप बेसिक समझ लो तो आपके छोटे से छोटे धंधे या बड़े से बड़े धंधे में आप इसको यूज करके अपने बिजनेस को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। जैसे कि स्टोर ऑपरेटिंग प्रोसीजर हुआ, इट इज एसओपी, जो एसओपी बोला जाता है। स्टाफ को वर्क कैसे दिया जाए, स्टाफ को आप जब काम देते हो रोज का, वो काम कैसे दिया जाए, उसका भी एक अलग से स्टैंडर्ड या सिस्टम रहता है। स्टोर को रोज आप या अपने बिजनेस को जब सुबह में खोलते हो तो उसकी एक चेकलिस्ट होती है जिससे आपका काम कोई रुकता नहीं और आप उसको और अच्छे से कर सकते हो। उसके बारे में दुकान या आपके स्टोर या आपकी फैक्ट्री जो भी यूनिट है आपका, उसको किस तरह से रोज क्लीन किया जाए और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, स्टॉक का रिलेटेड है ये, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का शेड्यूल बना के उसको और अच्छे से रोजाना किया जाए। स्टॉक को काउंट करना, जो आपके पास स्टॉक रहता है, जो बुक स्टॉक रहता है, उसको काउंट करना ताकि आपको कहीं लॉस हुआ है कि नहीं वो मालूम पड़े, उसकी पूरी प्रोसेस रहती है वो। स्टाफ का टाइम टेबल या शेड्यूल बनाना, स्टॉक रूम को किस तरह से अच्छे से मैनेज किया जाए ताकि लॉस कम हो और माल आपको जल्दी से मिल जाए ताकि आपका बिजनेस और स्पीड से आप कर सको। स्टॉक जब आपके पास आपके वेंडर से आता है तो उसको किस तरह से रिसीव करना है, किस तरह से काउंटिंग करना है, वो है। बिलिंग, जो काउंटर पे या गल्ले पे बैठ के आप बिलिंग करते हो तो उसकी भी एक सिस्टम या कुछ छोटे छोटे नियम है जिससे आप उसको और अच्छा बना सकते हो। कस्टमर का डेटाबेस किस तरह से मैनेज करना है ताकि आप उसके यूज से अपने बिजनेस को और अच्छा बना सकते हो या और अच्छा बढ़ा सकते हो। स्टोर का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, मतलब स्टोर को अगर आप नया स्टोर या नया बिजनेस खोल रहे हो तो उसको प्रॉफिटेबल होने में कितना टाइम लगेगा उसका अंदाजा रखने का ये एक छोटा सा कैलकुलेटर होगा जो आपको खाली समझाएगा कि आप किस तरह से अपने बिजनेस का कैलकुलेशन कर सकते हो। ये सब सिस्टम हम कवर करेंगे और इसका हर एक का टॉपिक वन बाय वन आपके सामने आता जाएगा।
अब पहली चीज है कि क्यों सिस्टम आपकी जरूरी है। मैंने आपको तो बोल दिया कि सिस्टम एक चीज है कि जिससे ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। आप आज धंधे पे बैठे हो तो आप आपके बिजनेस के हर एक काम को किस तरह से करना है उसको एक स्टैंडर्ड में सेट कर लेते हो, और सेट करके अपने स्टाफ को समझाते हैं कि हर एक काम को इस तरह से करना है, चाहे मैं बैठा हूं या ना बैठा हूं। सो उसे आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाते हो जिससे आपका बिजनेस एक यूनिफॉर्म तरीके से चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है इसकी जरूरत क्यों है। यहाँ पे सिस्टम एंड प्रोसीजर या सिस्टम का मैं ट्रेनिंग तो चालू कर दी है हमने, लेकिन उसकी जरूरत आपको बिजनेस में है भी कि नहीं। कोई बोलेगा यार मेरा तो छोटा सा बिजनेस है, मैं और मेरे दो स्टाफ ये दो लोग मिलकर 300 स्क्वायर फुट की दुकान चलाते हैं, मेरा 8 लाख 6 लाख का महीने का धंधा है, मुझे ऐसे सिस्टम की क्या जरूरत। तो कोई बोलेगा यार मेरा है क्या, ट्रेडिंग का धंधा है, होलसेल का धंधा है, 2 आदमी बैठते हैं मेरे साथ पूरा दिन, कस्टमर लेके आता है चिट्ठी की इतना माल चाहिए, मैं उसको माल देता हूं, 2% मार्जिन का मेरा बिजनेस है, उसमें मुझे ऐसे सिस्टम की जरूरत क्यों है। सो मैं आप सबसे पहला चीज पूछता हूं कि आप 365 दिन में से 350 दिन आपकी दुकान या आपका बिजनेस चलता है। अगर आपको शादी में 5 दिन के लिए आपके बिजनेस में से छुट्टी लेके जानी हो तो आप जा सकते हो क्या। जाने के टाइम पे आपको लगता है, डर लगता है कि हाँ अगर मैं चला जाऊंगा तो मेरे स्टाफ कहीं ना कहीं कस्टमर से मिसबिहेव कर लेंगे, माल की चोरी हो जाएगी, कस्टमर के साथ वो बुरा व्यवहार करेंगे और कस्टमर चले जाएंगे, या कोई माल खत्म हो जाएगा और मेरा धंधा कहीं ना कहीं पे सफर करेगा। इसका कारण है कि आपने बिजनेस तो अपना अच्छा बनाया, लेकिन ये पूरा बिजनेस ओनर डिपेंडेंट है। ओनर डिपेंडेंट मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप दुकान में हो या आप बिजनेस पे हो तब तक सब कुछ सही चलता है। आप जिस दिन दुकान से हटे या थोड़ी देर के लिए भी निकले तो आपको लगता है कि मेरा बिजनेस कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगा या उसमें कहीं नुकसान हो जाएगा। उसके 2 रीजन होते हैं। पहला होता है स्टाफ पे भरोसा नहीं, और दूसरा आपको लगता है कि स्टाफ मेरे इंस्ट्रक्शन के बिना या मेरे ऑर्डर के बिना सही से काम नहीं कर पाएगा। आप बैठे हो तो ही स्टाफ सही से काम करेगा और आपके बिना वो काम नहीं करेगा। हर एक के अपने आंसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे उसका स्टडी करने पे हमें मालूम पड़ा है कि इसका एक ही रीजन होता है कि आपने आपके स्टाफ को रिक्रूट तो कर लिया, उसको रिक्रूट करने के बाद आपने उसके साथ काम भी करवाना चालू कर लिया, लेकिन उस काम के साथ में आपने उसको एक सेट स्टैंडर्ड नियम या किस तरह से काम करना उसके एक पूरा प्रोसीजर नहीं दिया। सो उसको जैसे मन में आता है वैसे वो काम करता है, और करते करते जिस तरह से समझ में आता है काम करता है। बीच में आप बैठे हो, आप टोकते हो तो वो उस हिसाब से काम करता है, या आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हो चल जरा वो दुकान का वो पार्ट का कोना है उसको साफ कर ले, तो उसने साफ कर लिया। अब अगर आप 6 दिन दुकान में नहीं हो और आपने नहीं बोला 6 दिन में कि वो कोना साफ कर, तो वो कोना ऐसा ही गंदा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक ही बार इंस्ट्रक्शन दिया, उसको कोई सिस्टम बना के नहीं दिया कि मैं हूं या ना हूं, सोमवार के दिन तुझे वो कोना साफ करना है तो करना है, मंगलवार के दिन तुझे वो कोने पे काम करना है तो करना है, बुधवार के दिन तुझे ये काम करना है तो करना है। इस तरह का आपने एक सिस्टम बना के नहीं दिया। जब आपको दिखा कि हाँ वो कोना गंदा है तब आपने उसको ऑर्डर जरूर दिया, तो उसने कर दिया, लेकिन आपने उसको टाइम टेबल नहीं दिया तो वो आपके ऑर्डर की राह देखता है, और जब उसको ऑर्डर नहीं मिलता तब उसको जैसे समझ में आता है वैसे वो स्टाफ काम करता है, आपके साथ काम करने वाला उस तरह से काम करता है। सो यहाँ पे आपको एक प्रोसीजर बनानी है कि जिसकी वजह से आप हो या ना हो, आपका बिजनेस आपके इन्वॉल्वमेंट के बिना भी अच्छे से चलता रहे। दूसरी चीज, ओनर हमेशा दुकान में बैठे या अपने बिजनेस पे बैठे, उससे अच्छा अगर वो फील्ड में जाता है, दूसरे अच्छे क्लाइंट से मिलता है, मार्केटिंग करता है या अपने बिजनेस के बारे में कहीं कुछ बोलता है, तो बिजनेस और बढ़ता है। आप यहाँ पे बैठ के रेगुलर कस्टमर, 2 चीज होती है, एक होता है रेगुलर कस्टमर जो हमेशा आपकी दुकान पे आता है, और दूसरा होता है नया कस्टमर जो आपको कहीं ना कहीं से लाना पड़ता है। रेगुलर कस्टमर तो आपकी सर्विस को अच्छे से जानता है, समझता है, तो वो आएगा ही, आपको बस उसको मेंटेन करना है, टिका के रखना है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने बिजनेस के लिए कहीं ना कहीं से नए कस्टमर भी लाने होंगे। वो लाने के लिए आपको कहीं मार्केटिंग करना पड़ेगा, कहीं लिफलेट छपवाने जाना पड़ेगा, कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने जाना पड़ेगा, कहीं किसी एसोसिएशन में मिलना पड़ेगा, कहीं होटल में सप्लाई के लिए बात करने जाना पड़ेगा। अब वो बात करने के लिए जा कब पाओगे? जब आप मेंटली फ्री होंगे, जब आपको श्योरिटी होगी, गारंटी होगी कि मैं नहीं होगा दुकान में तो भी मेरा स्टाफ ठीक से दुकान को चलाएगा और कस्टमर को सर्विस देगा, तब आप जाके बाहर निकल पाओगे। उसके लिए आपको एक छोटी सी सिस्टम में, ये सिस्टम मतलब कोई बहुत बड़ी वेल डिफाइंड सिस्टम नहीं है, छोटी छोटी सिस्टम के इंप्लीमेंट करके आप अपने दुकान में धीरे से फ्री हो सकते हो और रोज के 2 घंटे कहीं मार्केटिंग या बिजनेस बढ़ाने के लिए
बाहर निकल सकते हो। सो सिस्टम की ये जरूरत है। आज आप एक चीज ध्यान कीजिए, चाहे फ्यूचर ग्रुप हो, चाहे रिलायंस रिटेल हो, या कोई भी दूसरा डीमार्ट हो, हर एक के 100, 200, 1000, 2000 आउटलेट है। क्या हर एक आउटलेट में मुकेश अंबानी जाता है? नहीं। क्या हर एक दुकान पे किशोर बियानी जाते हैं? नहीं। हाँ, कहीं पे कोई बिजनेस लॉस में है, कहीं पे कोई बिजनेस बहुत अच्छा है। क्या सिर्फ पैसे देने से ये काम हो गया? हजारों करोड़ रुपए खर्च करने से ये काम हो गया? नहीं। आप अगर देखोगे तो बिग बाजार का हर एक ब्रांच सुबह में 10:30 बजे खुलेगा, मतलब खुलेगा, चाहे वो बॉम्बे का होगा, सूरत का होगा या अहमदाबाद का होगा। उसके अगर 2000 आउटलेट है तो हर एक आउटलेट 10:30 बजे खुलना है तो खुलना है, रात को 10 बजे उनको बंद होना है तो होना है। हर एक काउंटर के ऊपर अगर आदमी नमस्ते बोलेगा तो बोलेगा। ये एक सिस्टम है कि जिसकी वजह से उसका स्टोर, हर एक स्टोर किसी न किसी स्टैंडर्ड या सेट प्रोसीजर की वजह से चलता है और उसको हर एक दुकान पे नहीं जाना पड़ता। अगर वो सोचता है कि मैं एक ही दुकान पे बैठा रहूं और यहीं पे काम करता रहूं, तो वो आज के इतने बड़े या 1000-2000 दुकान का नेटवर्क खड़ा कर पाते? नहीं। उन्होंने सिस्टम बनाए कि अगर मुझे स्टोर चलाना है तो स्टोर के लिए मुझे इतना खर्चा करना पड़ेगा, और खर्चे से भी बड़ा सिस्टम बनानी पड़ेगी कि इस सिस्टम से मेरी गैर हाजिरी में भी स्टोर मेरे स्टाफ चलाए। ऐसा नहीं कि रिलायंस फ्रेश के स्टोर या रिलायंस मार्ट के स्टोर के अंदर कोई बड़े पढ़े लिखे आदमी होते, वहां पे 10वीं पास, 8वीं पास हमारे जैसे सेल्समैन ही काम करते हैं। लेकिन फिर भी भरोसा है, उनके पास एक सिस्टम दी गई है कि जिसकी वजह से वो लोग काम करते हैं तो भी बिजनेस चलता है और प्रॉफिटेबली चलता है। चलता है वो तो बड़ी बात है ही, लेकिन प्रॉफिट भी जनरेट करता है। सो ये सिस्टम का करिश्मा है कि जिसकी वजह से आज 2000 आउटलेट चलते हैं और बिजनेस प्रॉफिट करता है। अब हम आते हैं पहली चीज, ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब ऐसा और कुछ नहीं है, आपने लिखा है कि मुझे मेरे दुकान को किस तरह से चलाना है। हर एक दुकान का ओनर अपनी खुद की स्टाइल यूज करता है। मेरी कपड़े की दुकान हो तो मेरी कपड़े की दुकान अलग स्टैंडर्ड से चलती है जैसा मेरा नेचर है, तो कोई और कपड़े की दुकान अलग स्टैंडर्ड से चलती है जैसा उसका ओनर का नेचर है। उसने अपने दिमाग में कुछ स्टैंडर्ड रखे कि दुकान सुबह में साफ होनी चाहिए, माल हमेशा रैक पे भरा हुआ होना चाहिए, हर एक के ऊपर प्राइस टैग लगा हुआ होना चाहिए, कैश काउंटर पे थैली हमेशा ठीक से होनी चाहिए, कस्टमर को चेंज के लिए कहीं भी रुकना ना पड़े, कस्टमर को 10 मिनट के अंदर अटेंड होके उसका शॉपिंग मिल के आधे घंटे में कस्टमर बाहर निकल जाना चाहिए, ट्रायल रूम हमेशा साफ होना चाहिए। ये सब उसके दिमाग के स्टैंडर्ड है जो ओनर के दिमाग में होते हैं। आप कुछ नहीं करते, ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ये लिखते हैं कि मेरे दुकान में मुझे ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं, कि मेरे नियम खुद के ये है कि दुकान हमेशा साफ होनी चाहिए, ट्रायल रूम साफ होने चाहिए, कस्टमर को छुट्टे की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, माल एकदम क्वालिटी वाला मिलना चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड या आपके जो नियम है वो आप लिखते हैं, और उसको इतना डिटेल में लिखते हैं कि हर एक चीज किसको करनी है, कितने बजे करनी है, कैसे करनी है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, कपड़े की दुकान का ही एक एग्जांपल ले लेते कि अगर मुझे आप कपड़ा फोल्ड करने के लिए देते हो, शर्ट आप देखते हो तो डिस्प्ले में शर्ट फोल्ड करके रखे होते हैं। सो अगर मैं फोल्ड करूंगा तो एक अलग तरीके से कपड़े को फोल्ड करूंगा, और कोई दूसरे बंदे को आप शर्ट फोल्ड करने के लिए दोगे, सेट अच्छे से रखने के लिए, तो वो अलग तरीके से करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक को स्किल या फोल्ड करने की जो स्किल होती है वो अलग होती है। सो जब मैं यहाँ पे एसओपी बनाता हूं तो मैं ये भी लिखता हूं कि आपको शर्ट को किस तरह से फोल्ड करना है, कि भाई पहले टेबल पे आप इसको पूरा फैला दो, फैलाने के बाद जो उसकी बाहें है, बाहें को पूरा अंदर की तरफ मोड़ो, उसके बाद ये पार्ट को मोड़ो, फिर दूसरा ये पार्ट को मोड़ो, फिर ऐसे करो। सो आज अगर ये चीज लिखी हुई है और उसको आप आपके स्टाफ को ट्रेन करते हो, 3 स्टाफ है आपकी दुकान में, आप तीनों को अच्छे से ट्रेन करते हो कि भाई इस तरह से लिखा है, वैसे ही आपको शर्ट को फोल्ड करना है, तो वो बंदा चाहे नौकरी बदल भी जाए, एक की जगह दूसरा भी आ जाए, तो आपको हमेशा शर्ट एक ही तरह से फोल्ड किए हुए दुकान में मिलेंगे। दूसरी चीज, हर एक दुकान में ट्रायल रूम में आईना होता है। वो आईना कभी कभी जब आपकी नजर पड़ती है तब आप उसको साफ करते हो। आपके स्टाफ को बोलते हैं चल भाई आईना बहुत दिन हो गए साफ नहीं हुआ है, साफ करो। उसकी जगह आपने यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इतना लिख लिया कि हर सोमवार के दिन पे सुबह में 9 बजे ट्रायल रूम का आईना साफ किया जाएगा। और कैसे साफ किया जाएगा कि पहले आप कॉलिन लोगे, कॉलिन को थोड़ा सा कांच के ऊपर छिड़कोगे, उसके बाद न्यूज़पेपर का कागज लोगे, उससे कांच के ऊपर घिसोगे 2 मिनट तक, उसके बाद में सूखा कटका उसके ऊपर कांच ग्लास मिरर के ऊपर घुमाओगे। इस तरह से आपको साफ करना है। ये हर सोमवार को सुबह में 9 बजे
ए नाम के स्टाफ को करना है। ये आपने प्रोसीजर में लिख लिया और स्टाफ को बता दिया कि भाई आपको हर सोमवार को 9 बजे ये इस तरह से साफ करना है। पहले 2 हफ्ते आपको तकलीफ पड़ेगी, स्टाफ आपकी बात भूल जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप इसको ये बताओगे कि ये काम आपको करना है, इतने बजे करना है, ऐसे करना है, तो वो चीज धीरे धीरे आदत बन जाएगी और आप किसी सोमवार के दिन दुकान पे ना भी हुए तो भी वो आईना आपको साफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने नियम बना के, उसकी ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना के, लिख के, हर एक स्टाफ को उसका ट्रेनिंग देके उनके दिमाग में उसका रूटीन बना दिया है। अब स्टाफ आप हो या ना हो वो काम करेगा। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सुबह में 10 बजे जाके चेक करना है वो आईना साफ हुआ कि नहीं। दूसरी चीज, कई जगह से ऐसा आता है कि स्टाफ चेंज होता है, बराबर है, स्टाफ चेंज हो जाता है, 6 महीने ये स्टाफ रहा, 6 महीने दूसरा स्टाफ हुआ। सो आपको बस खाली उनके साथ जब नया स्टाफ आता है तो उनको ये चीज का ट्रेनिंग 1 हफ्ते 2 हफ्ते देना है। उसके बाद वो बंदा अपने आप काम करेगा। ये आदत गिराने की चीज है, कोई भी आदत गिरने में हफ्ता 2 हफ्ता का टाइम लगता है। हमारे यहाँ पे नॉर्मल क्या सिस्टम होती है, बंदा आया, आप बोलते हो, आपके स्टाफ को बोलते हो, भाई यार एक बंदे की तकलीफ है, एक नया आदमी चाहिए हमें, कोई लेके आना, तेरी पहचान में है, तो वो किसी को लेके आता है। आप उसके साथ पगार फिक्स करते हो कि इतनी पगार है, फिक्स हुआ, चल कल सुबह से नौकरी पे आ जाना। नौकरी पे आया, अब उसको काम क्या करना है नहीं मालूम क्योंकि वो दुकान में पहली बार आया। आप बोलते चल काउंटर पे खड़ा हो जा, वो लोग कुछ तकलीफ पड़े काम में तो वो तेरा दोस्त है ना जिसके साथ तू आया था, उसको पूछ लेना क्या काम है, किस तरह से करना है, कोई तकलीफ हो तो पूछ लेना। लेकिन जब नया स्टाफ आता है तब आपने उसको बैठा के 3 घंटे कुछ ट्रेनिंग दी कि देख भाई ये काम मेरी दुकान में इस तरह से करना, ये काम कभी मत करना क्योंकि मेरे यहाँ पे मना है, गुटखा नहीं खाना, लेट नहीं आना, चंपल पहन के अंदर नहीं आना, बाल बना के आना, क्लीन सेव करके आना, कपड़े इस तरह से बेचे जाते हैं, किराने की दुकान में माल इस तरह से डिस्प्ले किया जाता है, इस तरह से फीफो मेंटेन किया जाता है। ये ट्रेनिंग देने में आपको 1-2 दिन खर्च करने पड़ेंगे, तब ये स्टाफ आपका नया सीखेगा और आदत गिरेगी उसको 1-2 हफ्ते में। तो ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप उसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट करवा सकते हो। दूसरा चीज होता है डेली स्टाफ डेलीगेशन प्रोसेस, मतलब स्टाफ को काम कैसे दिया जाए। आज की तारीख में मैंने जैसे आपको बोला कि आप कैश काउंटर पे बैठे हो, अचानक आपको याद आता है अरे यार वो खाना है ना किराने की दुकान में अपनी वो कोने का, वहां पे देख शैम्पू का स्टॉक कम हो गया है, जरा गोडाउन में जा तो हेड एंड शोल्डर और डव का शैम्पू पड़ा होगा, लाके वहां पे माल भर दे। वो बंदे ने लाया, माल भर दिया और वापस बैठ गया काउंटर पे। अचानक आपको याद आया यार बाहर का बोर्ड बहुत दिन हुए साफ नहीं हुआ है, चल तो आज दोपहर के टाइम पे साफ कर दे दो। उसने कर दिया साफ और वापस आके काउंटर पे बैठ गया। जैसे जैसे आप काम देते हो आपके दिमाग में आता है काम, वैसे वैसे आप बोलते हो और वो बंदा उसको काम कर लेता है। लेकिन आप नहीं बोलोगे तो वो काम नहीं करेगा क्योंकि उसको आदत पड़ गई है, आप बोलोगे तभी वो काम करेगा। और इसके अलावा आपको रूटीन काम करवाने में भी तकलीफ होती है कि भाई झाड़ू ठीक से रोज नहीं मारा, ये रोज का काम है। हर एक काउंटर में माल फुल करना वो भी है, डस्टिंग है, जैसे अपनी दुकान में डस्टिंग करते हैं रोज सुबह, धूल लगी होती है तो उसका भी काम। आप बोलोगे सुबह में जाके स्टाफ को भाई तूने ये काम नहीं किया, बोलेगा सब मैं क्या करूं, रोज मैं ही करता हूँ, आज वो स्टाफ, वो दूसरे को बोलो ना, मेरे को क्यों हमेशा बोलते रहते हो, और वो चला जाता है। आप भी बोलते हो यार स्टाफ मिलता नहीं है, चलने दे, चलता है थोड़ा। सो यहाँ पे ये सब तकलीफें आपको हमेशा आती है। दूसरा, हमेशा रूटीन काम टाइम पे नहीं होता है। 9 बजे होने वाला काम 10 बजे कंप्लीट होता है, कहीं ग्राहक में होता है, तब कस्टमर दुकान में आया माल लेने के लिए, तब आपका बच्चा बेटा बोलता है साहब रुको जरा, पोछा लगाए, फ्लोर गीला है, थोड़ा टाइम रुको, बाद में आप अंदर आओ। अब कस्टमर थोड़ा वेट करेगा 5 मिनट बॉम्बे जैसे सिटी में। तीसरा, आप काम के खुद के प्रेशर में इतने हो कि आप ही काम देना भूल गए उसको कि भाई वो कोने में माल भर दे, वहां पे से माल लेके फोल्ड कर दे, रिप्लेसमेंट आया है, सेल्समैन आया है तो रिप्लेसमेंट उसको दे दे। आप भूल गए तो स्टाफ ने भी खुद से नहीं किया। सो इसका रीजन क्या है कि आप काम किस तरह से देते हो, उसकी एक प्रोसेस अच्छी, बेहतर, इफेक्टिव हो तो ये काम अपने आप आसानी से हो जाता है। सॉल्यूशन है कम्युनिकेशन गैप। आपको लगता है कि मैं नहीं बोलूं तो भी इनको काम करना चाहिए, इतनी बेसिक चीज है कि साफ सफाई सुबह में 9 बजे तक होनी चाहिए, ये लोग को इतना भी नहीं मालूम पड़ता क्या कि 9 बजे तक होनी चाहिए। और स्टाफ बोलता है यार सेठ बोलेंगे तब करेंगे, अभी इतना टाइम तो लगेगा मुझे। सो ये चीज कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप की वजह से होती है। उनको लगता है कि आप बोलोगे तब हम करेंगे, और आपको लगता है ये बोलने की चीज थोड़ी है, ये तो अपने आप दिल से आना चाहिए। इसकी वजह से ये काम कहीं ना कहीं
पहले मैं, पहले तुम, पहले आप, पहले मैं, ये काम कोई नहीं करता। दूसरा चीज, आपने आपके 3 स्टाफ को एक साथ में इकट्ठा किया और बोला कि भाई आज पूरे दुकान की साफ सफाई करनी है, उसमें स्पेशल आज के दिन पे ये जो वॉल है ना लेफ्ट साइड वाली, उसको आज साफ करना है, बोल के खत्म हो गया। अब आपने तीनों में से किसी एक का नाम लेके नहीं बोला, सो पहला सोचेगा यार मेरे को क्या है, मेरा नाम तो लिया नहीं है ना, वो करेंगे दूसरे 2। अब बीच वाला बोलेगा यार मेरा भी थोड़ा नाम लिया, ये 2 का नाम, ये 2 लोग करेंगे नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। तीसरा सोचेगा मेरा भी नाम नहीं लिया है, ये 2 लोग को करना होगा तो करेंगे तो मैं भी करूंगा। सो यहाँ पे मैं करूं या वो करे, मैं करूं या वो करे, उसमें काम कोई नहीं करता। सो यहाँ पे आपको बोलना पड़ता है कि भाई 1 नंबर से 10 नंबर का खाना राजेश को साफ करना है, 11 नंबर से 20 नंबर का खाना तेजस को साफ करना है, और 21 नंबर से 30 नंबर का खाना सोहिल को साफ करना है। तब ये काम एकदम परफेक्ट रीत से दिया गया होता है और वो बंदे अपने काम को ठीक से करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पे मॉडर्न रिटेल में एक बहुत अच्छी प्रोसेस है जो बहुत इजी है और इफेक्टिव भी है, उसको बोला जाता है वॉक ऑफ 8। मतलब सुबह में स्टोर का मैनेजर या मालिक सुबह में कागज और कलम लेके सुबह में 8 बजे दुकान के एक एक कोने में घूमता है, घूम के देखता है कौन सा कोना गंदा है, कौन से खाने के अंदर माल कम है, कौन से खाने में धूल जमा हो गई है, कौन से खाने में माल टेढ़ा पड़ा है, सीधा नहीं है, कहाँ पे माल हैंगर पे लटका है, कहीं पे हैंगर खाली है। वो खुद से कुछ नहीं करेगा, वो तुरंत काम भी नहीं देगा, वो सब लिख लेगा कि इतने इतने काम जगह गंदी है, यहाँ पे माल कम है, यहाँ पे ये कम है, यहाँ पे वो है। वो लिख के सब साथ में लेके आएगा और अपने 3 स्टाफ को एक साथ में इकट्ठा करेगा, खड़े खड़े 10 मिनट की मीटिंग लेगा, बोलेगा देखो दोस्त, आज मैंने दुकान में घूम के ये 10 पॉइंट निकाले हैं कि ये 10 जगह पे हमारी दुकान में प्रॉब्लम है। अब आज ये सब प्रॉब्लम 3 बजे तक में हमें सॉल्व करने हैं, साफ करना है या डिस्प्ले करना है। सो बोलता है कि पहला, दूसरा और तीसरा काम तेजस तुझे करना है 3 बजे से पहले, और वो लिखवा देता है कि ये काम ये काम ये काम आपको 3 बजे तक में खत्म करना है, अब आप जाइए। फिर आता है आपका चौथा काम, 4 5 6 काम आप बोलते हो सोहिल को कि सोहिल आपको ये काम 3 बजे तक में करने हैं। देखिएगा ग्राहकी के साथ में आपको कस्टमर को अटेंड करने के साथ में ये काम करना है, और आप उनको बोलते हैं आप चले जाइए, आप अपना काम चालू कीजिए। फिर तीसरा काम आता है राजेश को, उसको बोलते हैं आप 6 से लेकर 9 तक के काम जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको 3 बजे तक में करने हैं, और फिर वो लिखवा के चले जाते हैं। फिर अपना बिजनेस नॉर्मल चालू होता है। स्टाफ को जैसे जैसे बीच में काम टाइम मिलता है तब वो अपना काम खत्म करता है। आप 4 बजे वापस अपनी दुकान में घूमने निकलते हो और देख लेते हो कि जो 9 काम मैंने लिखे थे वो हुए कि नहीं हुए। हुए हैं तो आप स्टाफ को शाबाशी दोगे, नहीं हुए तो स्टाफ का फॉलोअप लोगे कि हाँ इतने काम मेरे पेंडिंग हो गए थे, आपको बोला था फिर भी आपने नहीं किया। इस तरह से आप रोज जवाब लोगे स्टाफ का, तो स्टाफ अपने आप ये काम हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर करना चालू कर देंगे, और आपकी दुकान में कभी भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नजर फिर नहीं आएगा, क्योंकि रोज काम पेंडिंग नहीं रहता, हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, आपने फॉर्मेट है, स्टॉक रूम तेजस को 3 बजे तक में साफ करना है, किंजल को 4 बजे तक में स्टोर का बोर्ड साफ करना है, एक्सेसरीज डिपार्टमेंट का स्टॉक मतलब एक्सेसरीज का जो बॉक्स है या डिस्प्ले काउंटर है उसके अंदर कौन सा माल कम है वो आपको लिख के जयेश को 3 बजे तक में ओनर को देना है, ताकि ओनर उसका ऑर्डर बना सके। सो ये काम आपने लिख के दिया तो ना वो बोलेंगे, और आपके पास लिखा है तो आप भी बोलेंगे नहीं, और आप 3 बजे या 4 बजे उसका हिसाब ले पाएंगे कि ये काम हुआ कि नहीं। तो आपकी दुकान में धीरे धीरे पेंडिंग काम कम होते जाएंगे। दूसरी चीज है स्टोर ओपनिंग। हमारे यहाँ पे टिपिकली कोई भी बिजनेस सुबह शुरू होता है ना, तो पहला चीज होता है स्टाफ शटर के बाहर आके बैठ गया होता है मालिक के आने से पहले। फिर मालिक आता है, स्टाफ उसके पास से चाबी लेता है, शटर खोलता है, शटर खोल के जो डिस्प्ले का बाहर रखने का सामान आता है वो निकलता है। मालिक अंदर जाता है, काउंटर पे जाता है, कहीं पूजा या जो भी इबादत करनी है वो करता है। फिर स्टाफ धीरे से चाय पीता है, चाय आती है, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद में धीरे से झाड़ू पोछा मारना चालू होता है। झाड़ू पोछा मारने के बाद में हम बिजनेस चालू कर देते हैं। लेकिन हर एक जगह पे कुछ ना कुछ काम रुक गया होता है, कस्टमर आना चालू हो गया लेकिन फिर भी हमारा डिस्प्ले ठीक नहीं है, माल खत्म हो गया, तो दोपहर को 3 बजे चालू बिजनेस के बीच में हमें याद आता है कि अरे यार यहाँ पे तो माल कम हो गया है। ये चीज हमें ओपनिंग के टाइम पे नहीं दिखती, 3 बजे हमें ध्यान में आता है कि माल ये खत्म हो गया। ये चीज अगर ओपनिंग के टाइम पे ही हमें मालूम हो कि यहाँ पे माल खत्म हो गया, तो पूरे दिन में कहीं पे बिजनेस में लॉस ना हो, और ये हम सब काम कस्टमर अंदर आने से पहले ही कर लेते हैं।
आप अगर याद रखो तो ये मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करता हूँ। बिग बाजार का स्टोर अगर 10:30 बजे सूरत में खुलता है कस्टमर के लिए, तो उसके स्टाफ के लिए वो स्टोर सुबह 9 बजे खुलता है। 9 बजे सुबह में स्टोर में स्टाफ आता है हाउसकीपिंग वाला, और 9 से लेकर 10 बजे तक में वो स्टोर के अंदर साफ सफाई करता है। और 10 से लेकर 10:30 के बीच में स्टाफ माल कहीं पे कम हो गया है तो उसको डिस्प्ले करने का काम करता है, कहीं पे माल फैल गया है, कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में कस्टमर छोड़ के गया तो वो लगाता है, सब्जी आई है तो सब्जी को काट कूट के उसको लगाता है। सो 10:30 बजे स्टोर 80% स्टाफ के लिए रेडी मिलता है। स्टाफ को सिर्फ कस्टमर को अटेंड करना रहता है, दूसरे काम में ध्यान उनका कम रहता है। सो ये होता है ओपनिंग का महत्व कि आप कौन सा टाइम कहाँ पे देते हो ताकि आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सको। यहाँ पे उसकी चेकलिस्ट होती है कि भाई स्टोर सुबह में अच्छे डिस्प्ले के साथ चालू हुआ, हर एक रैक के अंदर माल एकदम परफेक्ट फुल भरा हुआ है, कोई ऐसा ना हो कि माल है लेकिन डिस्प्ले में नहीं है, गोडाउन में पड़ा है और दिखता नहीं है तो कस्टमर भी पूछेगा नहीं कि है कि नहीं, और अपने आप बोलेगा चलो नहीं होगा नहीं लेते। स्टोर साफ हो, हर एक स्टाफ प्रेजेंट हो, और प्रेजेंट नहीं खाली कस्टमर को अटेंड करने के लिए तैयार हो। कैश काउंटर में छुट्टे हो, कैरी बैग का स्टॉक भी अच्छे से हो। कई दुकानों में ऐसा होता है कि पहला बिल बना, 300 रुपए का माल, 280 रुपए का माल लिया कस्टमर ने, 300 रुपए दिए और आपके पास 20 रुपए उसको देने के लिए छुट्टे नहीं है। फिर आप स्टाफ को भगाते हो, जा तो आजू बाजू की दुकान में भाग के जा, 20 रुपए छुट्टा लेके आ। इसमें कस्टमर की 3 मिनट बिगड़ती है और उसके दिमाग में आपकी इंप्रेशन खराब पड़ती है, वो एक अलग बात। सो आपका स्टोर जब कस्टमर के लिए खुले तो वो एकदम रेडी हो, उसकी चेकलिस्ट होती है कि जिस हिसाब से आप काम करोगे तो कस्टमर के लिए वो एकदम अच्छे से खुलेगा और आप कस्टमर को अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। चेकलिस्ट और कुछ नहीं है, स्टोर खुलने के लिए जो काम करने पड़ते हैं उसको एक ऑर्डर में लिखा जाता है कि जिसको आप फॉलो करो तो शटर खुलने से पहले आपका स्टोर कस्टमर के लिए एकदम रेडी मिले। मैं आपको यहाँ पे उसका एक एग्जांपल भी बताता हूँ। यहाँ पे तो देखोगे तो आपने कुछ काम लिस्ट किया है, बहुत कम लिखे है इसमें कि सुबह में आते ही आप पहले चेक करते हो कि शटर खुला है कि नहीं है। ओके, शटर हर दोनों शटर के सब लॉक 9 बजे से पहले खुल जाने चाहिए ताकि आपका स्टाफ अंदर जा सके। डिस्प्ले का हर एक आइटम स्टोर के अंदर हो और आप उसको मतलब जो कुछ स्टोर के बाहर कुछ माल आप डिस्प्ले करते हो वो माल आपको तुरंत ही बाहर जाके डिस्प्ले कर देना है और फिर अंदर स्टोर में सफाई हो। फिर बोर्ड, बाहर का जो बोर्ड है उसकी लाइट बंद करनी है तुरंत ही। उसके बाद स्टोर की क्लीनिंग पहले चालू करनी है। सबसे पहले क्या क्लीन किया जाता है, फर्नीचर और काउंटर। वो काउंटर 9:30 तक में क्लीन हो जाने चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि हर एक स्टाफ दुकान में आ गया। फिर आप दुकान के काउंटर्स के अंदर स्टॉक रिफिलिंग का काम चालू करते हैं। उसके बाद आखिर में काम होता है फ्लोर को झाड़ू और पोछा मारना। उसके बाद आप कैश काउंटर के अंदर 500 रुपए का मिनिमम चेंज रखते हैं। उसके बाद आप दुकान चालू करते हैं 10:15 10:30 बजे तक में। दुकान चालू होते ही आपको देखना रहता है कि आपको कोई होम डिलीवरी करनी है या नहीं, और वो करनी है तो 11:30 बजे तक में आपको डिलीवरी कहीं ना कहीं निपटानी रहती है। सो ये छोटी सी चेकलिस्ट है कि ये सब काम आपको इतने बजे से इतने बजे के बीच में कभी भी मिनिमम करना पड़ेगा। ये बोला जाता है कि सुबह अच्छी तो दिन अच्छी। जैसे आप हर रोज सुबह में नहाते हो तो आपको फ्रेशनेस फील होती है, वैसे ही अगर आप आपके स्टोर को अच्छे से साफ सफाई करके टाइम पे कस्टमर के लिए खोलते हो तो आपका बिजनेस और आपके खुद का दिन भी अच्छा जाता है। सो ये था स्टोर ओपनिंग चेकलिस्ट की, जहां पे हम स्टोर को किस तरह से अच्छे से खोलना और कस्टमर के लिए रेडी रख के खोलना उसके बारे में है। ये चेकलिस्ट जो आपको मैंने बताई थी वो एक सैंपल था और बहुत छोटा सा स्वरूप था। आप अपने दुकान के लिए, चाहे कोई किराने वाला है, चाहे वो कोई कपड़े वाला है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, मोबाइल वाला है, हर एक अपने लिए अलग से चेकलिस्ट बना सकते हैं। और उसमें एक चीज सबसे जो महत्व की वो है कि ये काम किसको करना है और कितने बजे करना है, ताकि आप जब स्टोर खोलते हो तो हर एक स्टाफ को अपने रोल के बारे में मालूम हो कि मुझे ये काम करना है, इतने बजे तक में करना है, मुझे ये काम करना है और इतने बजे तक में करना है। फिर ऐसा ना हो कि हर एक स्टाफ को लगे कि अरे ये काम तो वो कर लेगा, ये काम तो वो कर लेगा और चलता है, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा। ये चलेगा वाला एटीट्यूड ना हो, इसीलिए ऐसी चेकलिस्ट बना के आपको उनको काम देना है। हाँ, जब ये काम आप उनको दोगे तो पहले हफ्ते 2 हफ्ते आपको प्रॉब्लम आएगी, रेजिस्टेंस आएगी कि ये सब क्या है, हम करते ही है ना पहले से, नया क्या है इसमें। आपको उसका रोज फॉलो अप करते रहना है और 1-2 हफ्ते में इसकी आदत स्टाफ को पड़ जाएगी और धीरे धीरे ये काम रूटीन आ जाएगा। दूसरी चीज,
हर एक दुकान या बिजनेस में आपको हमेशा तकलीफ रहती है, वो है स्टोर की रूटीन साफ सफाई की। आप दिवाली पे या कभी भी दुकान की पूरी साफ सफाई 2 दिन दुकान बंद करके आप साफ सफाई करने बैठे, तब आपको सरप्राइजेस मिलते हैं। सरप्राइजेस मिलता मतलब आप अचानक आपके स्टाफ ने पूरी दुकान साफ करना चालू किया, तब मालूम पड़ा अरे यार ये माल भी था हमारे पास। यार ये माल 3 महीने पहले सीजन थी तब मिल जाता तो अच्छे से बिक जाता। अब तो इसको देखो, इसकी डेट भी खत्म हो गई, ये माल की तो स्टाइल भी आउटडेट हो गया, अब तो ये माल कुछ काम का ही नहीं। आज ये माल दिख रहा है, इतने टाइम से ये माल कहाँ दब के पड़ा था। होता है ऐसा कहीं पे कि अचानक पूरी दुकान साफ सफाई के लिए दिवाली या दिवाली के बाद या जब आपको टाइम मिला तब साफ सफाई करने मिले, तो एक्सपायर्ड माल, चूहों ने कुतरा हुआ माल, आउटडेटेड स्टाइल मिली, या फिर प्लस साइज के कपड़े मिले जो बेचना ही भूल गए थे स्टाफ और कहीं पे दबा दिया था। सो ये सब चीजें होती है जो आपका लॉस गिना जाता है। अल्टीमेटली वो माल नहीं बिका तो वो आपका लॉस ही है, किसी तरह से आपके बिजनेस में वो लॉस के तरह काउंट किया जाता है। अब इसका कारण क्या है कि आपने दुकान को एक दिन जब आपका बिजनेस कम था, आपके पास स्टाफ फ्री में था और आप भी फ्री थे, तब आपके दिमाग में विचार आया कि चलो आज पूरी दुकान साफ कर लेते, तब ये काम हुआ, तब आपको ये सरप्राइज मिला। लेकिन अगर यही काम हर हफ्ते थोड़ा 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 होता और आपकी दुकान हर महीने 1-2 बार पूरी साफ हो जाती, कस्टमर को हैरान किए बिना, तो ये नौबत आती कभी नहीं। क्योंकि हर महीने अगर 1-2 बार सफाई हो जाए, वो भी कैसे, कस्टमर को हैरान किए बिना, धंधे को हैरान किए बिना, तो आपके यहाँ पे कोई ऐसे कचरा माल, डेड स्टॉक, नहीं बिकने वाला माल, एक्सपायर्ड माल नहीं मिले, ऐसे सरप्राइजेस नहीं मिले। वो टाइम टू टाइम निकल जाए, रिप्लेस भी हो जाए, बिक भी जाए, चाहे डिस्काउंट डाल के बेचो, लेकिन आपको लॉस भी कम हो और दुकान साफ सुथरी भी रखे। इसके लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं वो है टाइम टेबल होता है। आपने कभी होटल में गए होंगे खाना खाने के लिए, तो कई होटल में टेबल के ऊपर नंबर लगाया गया होता है, 1 नंबर का टेबल, 2 नंबर का टेबल, 3 नंबर का टेबल और 4 नंबर का टेबल। जब वेटर आपसे ऑर्डर लेता है, वो ऑर्डर लेके अंदर किचन में ऑर्डर देता है, तब बोलता है 4 नंबर के टेबल पे 4 बटर रोटी और 1 बिरयानी। वो नाम से नहीं बोलता क्योंकि उसको कस्टमर के नाम याद नहीं होते। वो 4 नंबर के टेबल पे बैठे गेस्ट के लिए बोलता है कि 4 नंबर के टेबल पे आपको 3 रुमाली रोटी या बटर रोटी देनी है और 1 बिरयानी देनी है। सो उसी तरह से हम हमारे पूरे स्टोर के डिस्प्ले एरिया और स्टॉक रूम को नंबर दे देते हैं। जैसे आप किराने की दुकान में देखोगे ना, तो वहां पे आपको खाने बनाए होते हैं माल रखने के लिए, लकड़े के या किसी भी तरह के डिस्प्ले बॉक्स होते हैं। वो डिस्प्ले बॉक्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबर दे दिए जाते हैं। कपड़े की दुकान होती है तो उसमें रैक दिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है तो उसमें भी रैक्स होते हैं डिस्प्ले के लिए। सो वो हर एक जगह पे हम नंबर दे देते हैं कि 1 नंबर का रैक, 2 नंबर का रैक, 3 नंबर का रैक, 4 नंबर का रैक। और हम खुद एज अ ओनर एक पेपर पे नक्शा बना लेते हैं। नॉर्मली हर एक दुकान में 3 दीवारें होती है, लेफ्ट साइड की, राइट साइड की और पीछे की। आगे की तो खुली रहती है कस्टमर को अटेंड करने के लिए। सो हम दीवार बना ले नक्शा बनाते हैं पेपर पे सादा पेन से, कि एक लेफ्ट साइड की वॉल के ऊपर 1 नंबर से लेके 40 नंबर तक की रैक या खाने हैं। पीछे की जो वॉल है उसके ऊपर 41 से लेके 60 नंबर तक के खाने हैं। और राइट साइड की वॉल है वहां पे 62 नंबर से लेके 90 नंबर तक के खाने हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो एक शेड्यूल जैसा बना है, सेल्फ 1, सेल्फ 2, सेल्फ 3, मतलब रैक 1, रैक 2, रैक 3। अब आप उसको टाइम टेबल देते हो कि सोमवार के दिन पे आपके पास 3 स्टाफ है, 1 2 3। सोमवार के दिन पे 1 नंबर के स्टाफ को 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का खाना ही साफ करना है, रैक ही साफ करना है, बस इतने ही करने हैं जितना आपकी दुकान में हो उस हिसाब से। फिर 2 नंबर के स्टाफ को 5 6 7 8 इतने रैक साफ करने हैं। और 3 नंबर के स्टाफ को 9 10 11 12 इतने साफ करने। वो दोपहर के टाइम पे जब फ्री होता है, खाना खाने के बाद आया है, ग्राहक ही कम होते, तब वो उसको साफ करता है। फिर मंगलवार के दिन पे वही काम रिपीट चालू होता है कि यहाँ पे 12 नंबर हुआ तो 1 नंबर के स्टाफ को 13 14 15 16 दिया गया, 2 नंबर के स्टाफ को 17 18 19 20 नंबर का खाना दिया गया। सो इस तरह से हफ्ते या 2 हफ्ते में आपके पूरी दुकान के हर एक खाने को ठीक से साफ किया जाता है। अब यहाँ पे साफ करने का मीनिंग ऐसा नहीं होता कि पोछा लिया और डस्टिंग किया, जैसे अपने दुकान में झापटियां मारते हैं ना डस्टिंग करने वाला कटका, वो नहीं। यहाँ पे क्लीनिंग का मतलब होता है पहले पूरे बॉक्स डिस्प्ले के खाने में से पूरा माल निकालो, निकालने के बाद वो पूरे बक्से या डिस्प्ले के काउंटर को ठीक से पूरा गीले कपड़े और सूखे कपड़े से साफ करो, पूरी धूल निकाल के साफ किया जाए।
फिर जितना माल उसमें डिस्प्ले रखा था उसी चीज को धीरे से फिर आप बाद में फीफो करके डिस्प्ले करते हो। फीफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो नॉर्मली दुकान में स्टाफ मेंटेन नहीं करता, और उसकी वजह से दुकान के ओनर को, मालिक को बहुत बड़ा लॉस साल में भुगतना पड़ता है। वो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो माल पहले आया वो माल पहले बिकना चाहिए, जो माल बाद में आया वो माल बाद में बिकना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपके यहाँ पे जूसेस आते हैं या फिर नमकीन आते हैं, जैसे बालाजी का नमकीन आया, लेस का नमकीन आया बिकने के लिए, उसकी 3 महीने की एक्सपायरी होती है। हालांकि रिप्लेसमेंट हो जाता है कुछ चीजों में, कुछ चीजों में नहीं होता। आपके यहाँ पे हर हफ्ते वो माल आता है। लेस का कुरकुरे आया था, 10 पीस पुराने 2 हफ्ते पहले के थे और 20 पीस नए आए। अब स्टाफ को आपने बोला वो माल को डिस्प्ले में जमा दे, तो उसने क्या किया, जो पुराना माल था वो पीछे रहा, उसने आगे नया माल डिस्प्ले कर दिया। अब जब कस्टमर मांगेगा तो कौन सा माल पहले निकलेगा, आगे वाला। पीछे वाला माल पीछे ही पड़ा रहेगा और पुराना होगा। और 2 महीने बाद जब आपको ध्यान होगा कि ये माल एक्सपायर होगा, तो या तो आप उसको रिप्लेसमेंट में दोगे या आपको लॉस भुगतनी पड़ेगी। वैसे ही कपड़े में होता है कि कुछ माल अगर ध्यान नहीं दिया तो स्टॉक रूम में पड़ा रहा और उसके बाद वो स्टॉक डेड हो गया, फिर आपको 50%, 60%, 70% डिस्काउंट में उसको निकालना पड़ा। आप अगर जूते में देखोगे, वैसे हमारे स्टोर्स में नहीं होता लेकिन कई स्टोर में ऐसा होता है। अगर आपको एग्जांपल दे दूं कि मैंने आपको बोला आपके स्टाफ को कि भाई एक जोड़ी जूते बेचने पे 50 रुपए का इंसेंटिव है, कोई भी जोड़ी का जूता बेचो, तो आपका स्टाफ कौन सा जूता ज्यादा बिकेगा, जो सबसे रनिंग है, क्योंकि उसको कोई भी जूता बेचे उसके ऊपर 50 रुपए डिस्काउंट मिलना है। तो वो क्या करेगा, जिसमें कम मेहनत पड़ती, जो सबसे रनिंग जूते की जोड़ है वही वो बेचेगा, क्योंकि उसको तो 50 रुपए से मतलब है। सो यहाँ पे हमें फीफो मेंटेन करना रहता है कि जो माल कम बिक रहा है या जो माल पहले आया वो माल को आपको इस तरह से डिस्प्ले करना है कि वो माल आगे हो और वो पहले बिके, ताकि फ्रेश माल बाद में बिके, जो पुराना माल है वो पहले बिके, ताकि आपकी लॉस बिजनेस में कम हो। सो जब आपका स्टॉक बॉक्स को साफ करने के बाद स्टॉक डिस्प्ले होता है, तो वो स्टॉक को भी फीफो करके मेंटेन करना पड़ता है कि पुराना माल आगे हो, नया माल पीछे हो, ताकि पुराना माल पहले बिके और नया माल बाद में बिके। इस तरह से डिस्प्ले करेगा। सो इस तरह से दुकान के हर एक रैक का या हर एक डिस्प्ले के बॉक्स का आप अगर सोचोगे तो पूरा 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर पूरी दुकान आपकी साफ होगी। ऐसा अगर हर महीने में आप 1-1 बार या 2-2 बार भी साफ करते हो, शेड्यूल बना के, टाइम टेबल बना के, तो आप देखोगे तो हर एक स्टाफ के पास रोज के 3 या 4 बॉक्स ही डिस्प्ले साफ करने का आता है। सो ज्यादा काम का लोड भी नहीं है, दोपहर के ऑफ टाइम में वो कर भी सकता है, और कस्टमर भी हैम्पर नहीं होगी, और आपका स्टॉक भी कहीं पे कुछ उल्टा सीधा नुकसान नहीं होगा, और दुकान भी अच्छी दिखेगी। सो इस तरह से हम करते हैं कि भाई 1 नंबर के स्टाफ को सोमवार को 1 नंबर का, मंगलवार को दूसरे नंबर का, बुधवार को तीसरे नंबर का साफ करना है। और साफ करना बोल देने से स्टाफ साफ नहीं करेगा, आपको ये चीज शाम के टाइम पे चेक करनी पड़ेगी। अगर नहीं हुआ है तो स्टाफ को सवाल पूछना पड़ेगा, भाई मैंने तुझे काम दिया था, ये टाइम टेबल में लिखा है। आप अगर कभी मैकडोनल्ड्स में गए हो या मैकडोनल्ड्स के वॉशरूम में भी अगर गए हो, टॉयलेट में, तो आपको उसके दरवाजे के पीछे एक चेकलिस्ट दिखेगा लिखा हुआ, जहां पे स्टाफ, जो साफ सफाई करने वाला स्टाफ है, वो लिखता है कि सुबह में 9 बजे टॉयलेट साफ करना था, वो हुआ। वॉश बेसिन पे साबुन रखना था, 9 बजे वो हुआ। 10 बजे वापस टॉयलेट साफ करना था, वो हुआ कि नहीं हुआ, तो वो टिक मारेगा, हाँ हुआ, मैंने किया, साइन करेगा। 11 बजे वापस उसको साफ करना है, वो भी लिखा होता है, तो वो 11 बजे साफ करके टिक मारेगा कि हाँ मैंने किया। सो यहाँ पे पूरा टाइम टेबल बना है कि टॉयलेट कितने बजे साफ करना है, फ्लोर कितने बजे साफ करना है, वॉश बेसिन पे साबुन कितने बजे रिफिल करना है, कितने बजे वॉश बेसिन साफ करना है, कितने कितने घंटे पे। और स्टाफ रोज जितनी बार करता है उतनी बार करके वहां पे क्लिक करता है कि हाँ हाँ मैंने हो गया हो गया हो गया, कर दिया। सो ये और कुछ नहीं है, आप स्टाफ को याद करवाते हो कि आपका ये काम हर घंटे करना था, आपने किया कि नहीं किया, तो आप क्लिक कीजिए, नहीं किया तो मत कीजिए। सो हम उस हिसाब से आपसे हिसाब ले रहे हैं स्टाफ से कि आपको ये काम इतने बजे करना है। वहां के स्टाफ तो थोड़ा पढ़ा लिखा है, ट्रेनिंग वाला है, उसको तो मालूम है कि मुझे हर घंटे पे टॉयलेट साफ करना है, फिर भी ये लिख के उनके पास से रिमाइंडर लिया जाता है कि आपको हर घंटे में टॉयलेट साफ करना है, करना है और करना है। आप कभी भी मैकडोनल्ड्स के टॉयलेट के दरवाजे के पीछे के चेकलिस्ट को देखिएगा, वहां कागज चिपका ही होगा, इसमें ये सब चीजें मेंशन होगी, आप देखिएगा तो आपको अंदाजा आएगा। दूसरी चीज, स्टॉक काउंटिंग। कितने स्टोर ऐसे हैं कि जो आपके पास स्टॉक पड़ा है, बुक स्टॉक, मतलब आपके पास कितना स्टॉक किताब में है, मतलब हिसाब में है,
और उसके सामने फिजिकली कितना स्टॉक मिल रहा है उसका कभी हिसाब रखते हैं? मतलब मेरे पास अभी 12 हेड एंड शोल्डर की बॉटल होनी चाहिए 300 ml की, उसके सामने अगर मैं गिनने बैठा तो मुझे खाली 11 ही मिली, एक बॉटल नहीं मिली। सो ये एक बॉटल क्या थी जो नहीं मिली, वो आपका लॉस है। सो आपको हमेशा हर 3 महीने या हर महीने पे, जिस तरह का बिजनेस है, आपके स्टॉक का काउंटिंग करना पड़ता है कि कितना स्टॉक आपके चौपड़े में, मतलब आपके बुक में या आपके सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है, और उसके सामने फिजिकली इन रियल कितना स्टॉक है। वो आपको स्टॉक हमेशा गिनते रहना पड़ेगा ताकि आपको मालूम पड़े कि मेरा स्टॉक सही है, कहीं चोरी नहीं हो रहा, कहीं डैमेज नहीं हो रहा। तो वो सब चीजें जानने के लिए आपको हमेशा स्टॉक काउंटिंग की प्रोसेस अपनी दुकान में करनी पड़ती है। बड़े बड़े स्टोर हर 3 महीने में रात के टाइम पे, पूरी रात में ये स्टॉक गिनते हैं, और उसमें जो भी लॉस आता है वो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस के नाम पे बुक करते हैं। चाहे वो 5 रुपए की मैगी क्यों ना हो, उसका हर एक का हर 3 महीने पे स्टॉक का काउंटिंग किया जाता है कि मेरे सिस्टम में बता रहा है कि 50 ग्राम वाली 40 मैगी थी, तो 40 के सामने 38 मिली या 40 मिली, वो दिखानी पड़ती है, वो काउंटिंग करके मैच करना पड़ता है। सो आपके स्टोर में आपको क्या लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो आपको मालूम पड़ेगा। ये स्टॉक काउंटिंग भी अलग अलग नेचर का होता है। किराने की दुकान में रोज का स्टॉक काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट और छोटी छोटी बहुत सारी क्वांटिटी होती है, तो वहां पे हर 3 महीने में ऐसा काउंटिंग किया जाता है। कुछ दुकानें ऐसी होती है जैसे कपड़े की दुकान, जहां पे आपके पास 1000-1500 पीस होते हैं, कोई दुकान में 2000 पीस होते, कोई दुकान में 800 पीस भी होते, तो वहां पे हर महीने पे काउंटिंग किया जाता है कि मेरे स्टॉक में एक्सेल साइज की व्हाइट कलर की ये 2 कुर्ती थी, तो उसके सामने रियल में भी ये 2 कुर्ती है कि नहीं है डिस्प्ले में। सो वो आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल जैसे दुकान वाले हर रोज काउंटिंग करते हैं कि ये मोबाइल इतने रुपीस का वाला था या नहीं था। मोबाइल के हैंडसेट की जो एक्सेसरी होती है उसका हर हफ्ते में स्टॉक काउंटिंग होता है, जिससे आपको मालूम पड़े कि बुक स्टॉक और आपका रियल स्टॉक जो आपकी दुकान में है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है और आपको लॉस नहीं हो रही है। सो वो आपको चेक करना है। अगर कुछ आया है नुकसान या कुछ कम आया है तो उसको आपको लॉस बुक करनी है, और ऐसा नुकसान वापस ना हो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि ये क्या हो रहा है, या चोरी हो रही है या माल में कहीं डैमेज हो रहा है। वो सब चीजें आपको देखती रहनी है स्टॉक काउंटिंग प्रोसेस के साथ। तीसरी चीज है स्टाफ शेड्यूलिंग। कई जगह पे दुकानों में ये हमेशा कंप्लेंट रहती है कि स्टाफ खाने गया, कभी भी चला जाता है ग्राहक के बीच में। मैं कहीं ग्राहक के साथ बात कर रहा था और स्टाफ अचानक गायब हो गया। तो कोई बोलता है यार खाने तो गया, लेकिन खाने में इतनी देर, 1 घंटा हुआ तो भी खाना खा के नहीं आया। ये सब जगह पे कंप्लेंट रहती है। अब ये कंप्लेंट का सबसे बड़ा कारण है, आपने कभी बताया नहीं कि आधा घंटा आपका लंच ब्रेक है। आपने कभी ये नहीं बताया कि तुझे 1:30 बजे जाना है और 2 बजे आना है। आप बोलते हो कि भाई ठीक है, जब ग्राहक कम हो तब जाना, लेकिन ग्राहक कम का कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है कि ग्राहक कम, ग्राहक मतलब कितने ग्राहक, 1 ग्राहक, 2 ग्राहक, कोई ग्राहक ना हो तब। दुकान में ग्राहक की संख्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते। सो यहाँ पे उसका एक टाइम टेबल हम बनाते हैं जिसमें आप पहले से बोलते हो कि आपको रोज खाने के लिए आधे घंटे का टाइम मिलेगा और चाय पीने के लिए 2 बार 10-10 मिनट का या 15-15 मिनट के 2 ब्रेक मिलेंगे। सो आपके पास टोटली 1 घंटे का पूरे दिन में ब्रेक का टाइम होगा। और इसमें भी आप उसको टाइम टेबल बना के देते हो कि लंच पहले नंबर का स्टाफ 1:30 से 2 बजे के बीच में जाएगा, चाहे कितने कस्टमर हो। 2 नंबर का 2 से 2:30 बजे जाएगा, 3 नंबर का 1:30 से 2 बजे जाएगा। सो इस तरह से आप उसको शेड्यूल बना के देते हो। इतने बजे वो आदमी अपना कुछ काम बचा भी होगा तो दूसरे को दे के, या ग्राहक होगा तो दूसरे को दे के खुद खाने के लिए चला जाएगा, और आधे घंटे में उसको वापस आना है। नहीं आता है तो आप टोक सकते हो क्योंकि आपने उसको 30 मिनट बोला है। अगर आप नहीं बोलते कि आधा घंटा नहीं है, आप कभी भी लंच करके आओ, तो वो 15 मिनट में भी आएगा, 40 मिनट में भी आएगा, 1 घंटे में भी आएगा, क्योंकि आपने उसको कोई सेट टाइम नहीं दिया है। यहाँ पे मैंने 30 मिनट का लंच ब्रेक लिखा है, वो एक एग्जाम्पल है। आप अपनी दुकान के लिए अपना टाइम सेट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे चाय के लिए 2 बार बोला है, आप 1 बार कर सकते हो। अपनी दुकान का अपना स्टाइल है, अपने हिसाब से ऐसा शेड्यूल बना के वो टाइम टेबल बना के स्टाफ को देना है कि इसी हिसाब से तुम्हें खाने या चाय पीने के लिए बाहर जाना है, और इतना ही टाइम आपको मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा। हाँ, 2-4-5 मिनट आते जाते कुछ लगती है, वो आप कंसिडर करते हो, बराबर बात है। लेकिन फिर कोई 30 मिनट की जगह 45-50 मिनट ले ले और आपका बिजनेस कहीं ना कहीं नुकसान करे, वो चीज नहीं होनी चाहिए।
और इसके साथ दूसरा होता है, जब एक स्टाफ 30 मिनट की जगह 45 मिनट पे आता है तो दूसरा बोलता है यार ये 45 मिनट पे आता है, सेठ कुछ बोलते नहीं है, चल मैं भी कल से क्यों जल्दी आऊं, मैं भी 45 मिनट के बाद ही आऊंगा। तीसरा भी बोलता है यार ये दोनों को सेठ कुछ नहीं बोलते, मुझे क्यों बोलेंगे, मैं भी 45 मिनट के बाद आऊंगा। सो आपका ये टाइम बढ़ते जाता है। इसीलिए आपको जरूरी है कि एक सेट स्टैंडर्ड टाइम बना के हर एक स्टाफ को दे दे कि कुछ भी हो, एक स्टाफ हो या दूसरा स्टाफ हो, हर एक को आधे घंटे का लंच ब्रेक मिलेगा और आपको आधे घंटे के लंच ब्रेक के बाद आ जाना है। ये स्टैंडर्ड आप सेट करते हो और अपने स्टाफ को फॉलो करने के लिए देते हो। ये फॉलो करेंगे तो ही आपका बिजनेस ठीक से सेट स्टैंडर्ड के हिसाब से चलेगा। दूसरी चीज होती है स्टॉक रिसीव करने की प्रोसीजर। आपकी दुकान में हमेशा स्टॉक आता है, आपके वेंडर से आता है, आपकी ब्रांड से आता है, आपका कंपनी का सेल्समैन आके माल लेके आता है। सो उसको भी रिसीव करने का एक प्रोसीजर है। ज्यादातर दुकानों में अब ऐसा हो गया है कि सालों से माल आता है, पहचानते ही है ये पार्टी के साथ तो अपना सालों का रिलेशन है, कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। सो माल गिनते नहीं है कितने बॉक्स आए, 2 पार्सल आए, ठीक है चल अंदर रख दे स्टॉक रूम में रख देते हैं। बिल आया, बिल बॉक्स अपने ड्रॉअर में रख दिए। 2 दिन के बाद आप स्टाफ को बोलते हो चल वो 2 बॉक्स का के पड़े ना अंदर, उसको खोल के माल को डिस्प्ले कर दो। ये हमारी आज की तारीख में चलने वाली स्टॉक लेने की, रिसीव करने की प्रोसीजर। जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए स्टॉक रिसीव में, कि पहले आप परचेस ऑर्डर बनाते हो। परचेस ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कंप्यूटर जनरेटेड परचेस ऑर्डर बनाना है, लेकिन आपको ये प्रोडक्ट में कितने पीस की जरूरत है वो चाहे आप कागज पे चिट्ठी पे लिख के बनाए कि मुझे मालास का रोज शरबत 5 पीस चाहिए थे, मुझे एक्सेल नंबर की लेगिंग्स मरून कलर की 10 पीस चाहिए थी, चाहे वो कागज पे लिखा हो। और वो कागज की एक कॉपी आपको सेल्समैन को देनी है, एक कॉपी आपके पास रखनी है, चाहे कार्बन कॉपी हो। अब जब सेल्समैन या कंपनी वाला अपना माल भेजता है, चाहे ट्रांसपोर्ट से भेजे या खुद लेके आए, तो बिल के साथ आपको आपका ऑर्डर भी मैच करना है कि मैंने 10 पीस बोले थे मालास के, उसके सामने बिल कितने पीस का आया है। 8 पीस का आया था, आप बोल सकते हो तूने 2 पीस कम भेजे। 12 पीस आया तो आप बोल सकते हो आपने 2 पीस ज्यादा भेजे, जो नहीं चलता, मुझे 10 की जरूरत है तो आप मुझे 10 ही दो, राइट। अब ये तो हो गया है कि बिल की क्वांटिटी, आपको बिल की क्वांटिटी और आपको क्या जरूरत थी वो दोनों को मैच करना है। और मैच करने के बाद आपको जो पार्सल आया उसको खोल के बिल के हिसाब से जितने पीस लिखे हैं वो पीस की क्वांटिटी भी सामने मैच करनी है कि बिल में लिखा है 40 पीस आए हैं तो सच में 40 पीस है कि नहीं है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि मैंने जो प्राइस फिक्स की है वेंडर या सप्लायर के साथ कि इतने रुपीस के भाव पे आपको मुझे माल देना है, वो प्राइस भी बिल में लिखी है या उससे ज्यादा लिख ली है। कई बार उल्टे बिलिंग भी होने के बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि आपने 8 रुपए का भाव नक्की किया और बिल बनाया 8 रुपए 25 पैसे का। वैसे हालांकि 25 पैसा दिखने में बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर आप बार बार परचेस करो तो वही 25 पैसा आपका प्रॉफिट होता है। माल की एमआरपी बढ़ के आई या पुराना ही एमआरपी पे माल आया है वो देखना है। माल की क्वालिटी, कहीं कोई लेगिंग्स आया फटा हुआ नहीं है, कहीं कलर फेड नहीं हुआ है, उसका पैकिंग कहीं खराब नहीं हुआ है, क्योंकि बिना पैकिंग का माल कस्टमर जल्दी लेता नहीं है। तीसरा, किराने की जैसी चीज है तो उसमें आपको देखना है कि एक्सपायरी 10 महीने की उसकी लाइफ हो, और कस्टमर जब आपके पास माल आया तो उसमें खाली 3 महीने बचे थे। अब 3 महीने के माल को आप क्या करोगे, कितने टाइम में बिकेगा वो। सो आपको मालूम होना चाहिए कि 10 महीने की एक्सपायरी वाला माल है तो कम से कम वो माल के अंदर 6 या 7 महीने बचे होने चाहिए तो ही मैं माल लूंगा। ये सब चीजें चेक करने के बाद आप माल लोगे और फिर उसको डिस्प्ले करोगे। इस तरह की स्टॉक रिसीविंग प्रोसीजर होगी तो आपका स्टॉक के रिलेटेड जो नुकसान है वो काफी कम होगा। हमने ये पाया है कि कई दुकानों में जहां पे सालों से पार्टियां माल दे रही है, आज मेरी खुद की कंपनी जहां पे मैं काम करता हूं वहां पे मसालों का रॉ मटेरियल आता है, मैंने बोला है कि तेज पत्ता 50 किलो मुझे भेज, वो मुझे बिल 50 किलो का भेजता है। जब मैं यहाँ पे उसका जो पार्सल आया उसको वजन करता हूँ तो कई बार 46 किलो 44 किलो का पार्सल होता है। सालों पुरानी पार्टी, जब मैं उनको फोन करता हूँ सब ऐसा हुआ 4 किलो कम आया है माल, अरे यार स्टाफ ने गलती से कम पैक कर दिया होगा, चलो चलो कोई बात नहीं मैं बिल सुधार के भेजता हूँ। ये पार्टी कितनी पुरानी, 22 साल पुरानी पार्टी, 1 किलो का कीमत है 620 रुपया। अब आप सोचिए कहाँ पे नुकसान जाता है। 22 साल पुरानी पार्टी, मैं भी भरोसा कर लूं कि चल उसने जो भेजा है सही भेजा होगा, भाव भी सही होगा, और कुछ भी चेक किए बिना अंदर रख देता हूं तो कई बार
वेंडर को खुद को ये एरर नहीं करनी होती, उसको जानबूझ के ये नहीं करना होता, लेकिन उसका स्टाफ गलती करता है और भुगतना आपको पड़ता है। सो आपको क्वांटिटी भी चेक करनी है, वजन भी चेक करना है, बिल के अंदर रेट भी चेक करना है, एक्सपायरी भी चेक करनी है, माल की क्वालिटी भी चेक करनी है। ये सब चीजें प्रोसीजर आपको लिख के रखनी है और लिख के आपको ये चीजें करवानी है। दूसरा होता है हर एक स्टोर के अंदर बैकरूम, मतलब स्टॉक रूम। ये स्टॉक रूम एक ऐसी जगह होती है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है और सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड मतलब जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, वो जगह बैकरूम ही है। हमारे ये सेशन में बहुत सारे लोग जूते से जुड़े होंगे और जूते का बिजनेस मैंने भी किया है, तो मैं जानता हूं कि जूते के धंधे में स्टॉक रूम साइज वाइज किस तरह से माल रखा है, उसके ऊपर पूरा धंधा के सक्सेस या फेलियर का डिपेंडेंसी रहता है। अगर मेरा माल मैंने साइज वाइज अच्छे से नहीं लगाया तो मैं चाहे कितना भी अच्छा ग्राहक को अटेंड कर लूं, लेकिन माल नहीं दे पाऊंगा और कस्टमर को सेल नहीं कर पाऊंगा। हर एक जगह पे, हर एक बिजनेस में स्टॉक रूम का इंपॉर्टेंस बहुत रहता है। आप एक टिपिकल किराने की दुकान या कपड़े की दुकान दिवाली के टाइम पे उसके स्टॉक रूम को इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में, कि एक कोने में एक कार्टन पड़ा है, उसके ऊपर दूसरा कार्टन पड़ा है, उसके ऊपर तीसरा कार्टन पड़ा है, उसके ऊपर चौथा कार्टन पड़ा है, चारों चार कार्टन में माल, चारों चार कार्टन दीवार से सट के लगे हुए। अब दिवाली का टाइम है, ग्राहक बहुत है, आपको एक माल पर्टिकुलर नहीं मिल रहा, शायद आपको डाउट है कि ये माल एकदम नीचे वाले कार्टन में है, लेकिन आपका स्टाफ ऊपर के 3 कार्टन को हटा के नीचे के कार्टन में वो माल ढूंढने जाएगा? शायद नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, 3 कार्टन को उठा के नीचे रखने पड़ेंगे और आखिरी कार्टन में से वो माल ढूंढना पड़ेगा। उसकी उतनी मेहनत वो करना नहीं चाहता, वो आपको भी नहीं बोलेगा कि ऐसा कुछ है, और ये काम रह जाता है और वो सिंपल बोल देता है कस्टमर को, सब आ साइज नहीं, ये साइज स्टॉक में नहीं है, और आपका सेल लॉस हो गया। सो स्टॉक रूम को आप जितना अच्छे से मैनेज करोगे, आपका बिजनेस उतना अच्छे से चलेगा। आप अपने माल को अच्छे से एक ही आंख में, अच्छा स्टॉक रूम ऐसा होना चाहिए कि जहां पे आप गए और एक ही बार आंख घुमाई पूरे स्टॉक रूम में, तो कौन सा माल कितना है, कहाँ पे पड़ा है, वो पूरा आपको दिख जाए। ऐसा ना हो कि आपको कार्टन खोल के देखना पड़े। अगर कार्टन भी है तो वो डिस्प्ले में कार्टन के ऊपर स्टिकर लगा के उसको मेंटेन करना रहता है। दूसरी चीज होती है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक रूम को मैनेज करने के लिए चीजें ठीक से रखनी पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए कि कपड़े की दुकान है, उसके अंदर आपको 3 सेक्शन होते हैं, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। सो आप मान लीजिए कि एक रैक के अंदर किड्स के भी जूते हैं, जेंट्स के भी जूते हैं और लेडीज के भी जूते का साइज रखा हुआ है या कपड़े का साइज रखा हुआ है। अब आपका सेल्समैन साइज ढूंढने के लिए अंदर स्टॉक रूम में गया, तो वो हर एक रैक में घूमेगा कि ये साइज कहाँ पे है, क्योंकि आपने कोई एरिया सेग्रीगेट नहीं किया है कि लेडीज वेयर का ये एरिया, किड्स वेयर का ये एरिया। तो हर एक रैक में वो माल ढूंढेगा, उसमें उसको टाइम जाएगा, वो दूसरे कस्टमर को अटेंड करने में कम टाइम ले पाएगा। सो नॉर्मली हर एक स्टॉक रूम के अंदर 3 एरिया अलग से डिफाइन किए जाते हैं कि ये किड्स वेयर का स्टॉक रखने का एरिया, ये लेडीज वेयर का स्टॉक रखने का एरिया, ये इसका रखने का एरिया। किराने की दुकान में एक छोटा सा रैक ऐसा भी होता है जहां पे एक्सपायर्ड माल रखा जाता है, जो फिर आप बोल सकते हो कि कंपनी को वापस देने के लिए, रिप्लेसमेंट देने के लिए दिए रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है, सेल्समैन आके पूछता है चलो साहब कुछ रिप्लेसमेंट हो तो दो। अब वो रिप्लेसमेंट आपका इतना मिक्स हो गया होता है कि आप बोलते हो यार अभी मिल नहीं रहा, बाद में देखता हूँ, चल ना अगले बार आ तब याद करते। वो सेल्समैन दूसरी बार पूछेगा नहीं और आपका माल डैमेज हो गया, आप उसको वापस दे नहीं पाए और आपका लॉस हो गया। सो जितना आप अच्छे से स्टॉक रूम को रखोगे, मेंटेन करोगे, उतना बिजनेस भी स्पीड से चलेगा। स्टॉक कोई डेड नहीं होगा, आपको आराम से सब स्टॉक दिखेगा और आप बिजनेस भी अच्छे से स्पीड से कर पाएंगे। कीमती चीजों को अच्छे से एक अलग जगह पे रखा जाता है, कोई एकदम नाजुक चीज है उसको अलग से रखा जाता है। पैकिंग मटेरियल जैसी चीज है, जैसे कि कैरी बैग, तो उसकी जगह अलग है, उसको बेचने के माल के साथ नहीं रखा जाता। कुछ आइटम को नीचे अगर फ्लोर पे रखा जाता है तो उससे पहले वहां पे नीचे कार्टन या पन्नी बिछाई जाती है, जिसकी वजह से माल के अंदर कहीं ह्यूमिडिटी या भेज ना आए। वहां पे कहीं ना कोई टाइम पे पेस्ट कंट्रोल करवाया जाता है। स्टॉक रूम में भी रैक को नंबर दिया जाता है, 1 नंबर का रैक, 2 नंबर का रैक, 3 नंबर का रैक, 4 नंबर का रैक। सो आज अगर एक सेल्समैन को मालूम भी है कि ये स्टॉक यहाँ रखा है, तो बोलेगा जा वो 2 नंबर के रैक में जाके देख, वहां पे वो साइज पड़ी है, मिल जाएगी तुझे। तो आपका टाइम भी कम जाएगा और आप आपका स्टॉक ढूंढ के वापस निकाल पाओगे। मनी एजम्पशन, पैसों का एक एजम्पशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ।
कि जब आप एक दुकान खोलते हो तो आपके दिमाग में अंदाजा होता है कि मुझे दुकान खोलने के लिए इतने रुपए चाहिए और मुझे इतना प्रॉफिट होगा, ये आपके दिमाग में होता है, एक अंदाजा होता है। यहाँ पे मैं एक आपको कैलकुलेशन दिखाता हूँ जो एक सुपर स्टोर खोलने के टाइम पे हम करते हैं, उसको मैंने एक छोटी दुकान के रूप में बनाया है, जिससे आपको मालूम पड़े कि आपका बिजनेस जब आप चालू कर रहे हो तो आपको कितने टाइम में आपको शायद कुछ प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो यहाँ पे 350 स्क्वायर फुट का मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ। रेंट आएगा 20 रुपए से 30 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से रेंट आएगा मेरे दुकान का। 350 स्क्वायर फुट की दुकान है तो मेरे हिसाब से 3 स्टाफ में काम चल जाएगा। दुकान का रेंट कितना है तो 20,000 रुपया महीने का रेंट है, 3 महीने का मुझे डिपॉजिट देना है, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। सो मुझे 60,000 रुपया डिपॉजिट देनी पड़ेगी। फर्नीचर बनाने में मुझे 3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। माल जो दूसरा मुझे खरीदना है बेचने के लिए उसके पीछे 4.5 लाख रुपया जाता है। फिर 75,000 का दूसरा एक्सपेंस होता है, जैसे कहीं पे लाइसेंस के लिए फी देनी पड़ती है, जेईबी को कनेक्शन के लिए फी देनी पड़ती है, सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ता है, वो सब मिला के 75,000। सो यहाँ पे टोटल कैपिटल एक्सपेंस हुआ 9,35,000 रुपया। उसके बाद में हर महीने के खर्चे अलग से आते हैं, जैसे रेंटल आया, ये 12 महीने का रेंटल मैंने लिखा है यहाँ पे कि 12 महीने में मुझे 2,40,000 रुपए का भाड़ा देना है दुकान का। इलेक्ट्रिसिटी पूरे साल की 84-85,000 रुपया की होगी। स्टाफ कॉस्ट 5.5 लाख के आसपास की पूरे साल की होगी। मिसलेनियस खर्चा, चाय पानी, प्लास्टिक की कैरी बैग, स्टेपलर, नोट पैड, सब कुछ अलग से मिला के सब होगा। पूरे साल का रूटीन खर्चा 8,65,000 से 75,000 रुपए के आसपास होगा। सो ऊपर 9,35,000 दुकान खोलने से पहले का खर्चा और पूरे साल का 8.5-9 लाख रुपया खर्चा रूटीन का खर्चा है। अब जो आप बिजनेस कर रहे हो वो माल बेचने पे आपको 15% ग्रॉस मार्जिन मिलेगा। ये ग्रॉस है, बिना खर्चे के, मतलब माल बेचोगे तो आपको उसके ऊपर 15% मार्जिन मिलेगा। और एक आखिरी चीज है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो मैंने लिखा है 1,08,000 रुपया। मतलब यहाँ पे आपने दो तरह के इन्वेस्टमेंट किया है, 9,35,000 और 8,70,000 रुपया। ये रुपये अगर आप दुकान खोलने में नहीं यूज करते और फिक्स डिपॉजिट में 6% इंटरेस्ट पे रखते तो आपको 1,08,000 रुपए का फिक्स गारंटेड इनकम मिल जाता। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये पैसे अगर आप दुकान में नहीं डालते और एफडी में डालते तो 6% के हिसाब से, 6% के हिसाब से आपको 1,08,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता। सो वो भी हमने यहाँ पे गिना है। सो टोटल खर्चा कहीं पे आ जाता है आपका 18 लाख के आसपास का खर्चा है। उसके सामने आप गिनते हो कि मेरा पूरे साल में 37 लाख का बिजनेस होगा। मतलब आप एक हिसाब लगाते हो कि एवरेज रोज का 12-15 हजार का धंधा होगा, महीने में 300-350 दिन दुकान खुलेगी साल में, तो उस हिसाब से मेरा 37 लाख का धंधा होगा। उसमें अगर 15% मार्जिन गिनूं 37 लाख के धंधे में तो मुझे मिलेगा 5.5 लाख का प्रॉफिट पूरे साल में। अब उसके सामने मैंने खर्चा किया 16-18 लाख का। सो इतना खर्चा कवर करने के लिए मुझे 3 साल से ज्यादा साल का टाइम लगेगा, उसके बाद मैं एक्चुअल में प्रॉफिट कर पाऊंगा। ये होता है एजम्पशन जिसके बेस पे हम दुकान खोलते हैं कि 3 साल तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा गिन के मुझे चलना है। क्योंकि आपने यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट 9-35 लाख का किया है, 8.5 लाख का सालाना खर्चा किया है। सो ये मिला के 17 लाख रुपए के आसपास का तो आपने आराम से खर्चा कर लिया है। अगर हर साल 5.5 लाख का प्रॉफिट होता है तो 3-3.5 साल से पहले मेरा ये खर्चा कवर नहीं होगा, उसके बाद जो होगा वो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट है। ये एजम्पशन, ये इस तरह का दाखला गिनने के बाद, और आप सवाल पूछते हो कि 3.5 साल तक अगर मैं घर में पैसे नहीं दूंगा तो चलेगा, तो मैं आगे बिजनेस करूंगा, या 3.5 साल तक मैं बिना प्रॉफिट के ये दुकान चला पाऊंगा, यस, तो आप आगे इस बिजनेस के बारे में सोचते हो। दूसरी चीज, कस्टमर का डेटाबेस। आपके यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं। मैं कई लोगों को पूछता हूँ कि आपकी दुकान में कहाँ से कस्टमर आते हैं, कौन से एरिया से आते हैं, किस तरह के कस्टमर आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, लोअर क्लास आते हैं, मिडिल क्लास आते हैं, एजुकेटेड आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, हाउस वाइफ आते हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं सर, सब आते हैं, गरीब भी आते हैं, अमीर भी आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं। मेरे तो कस्टमर इतने हैं कि मेरी अंधेरी में दुकान है तो कहाँ कहाँ, थाने से, वसई से, सब जगह से कस्टमर आते हैं, बहुत कस्टमर है मेरे पास। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि आपके पास रोज नए कस्टमर कितने आते हैं और पुराने कितने आते हैं? बोले ऐसा हो गए 100-200 कस्टमर, पुराने नहीं, सब एक जैसे ही आते हैं। नए भी इतने ही है, आधे नए हैं आधे पुराने, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन अच्छा है, अपना बिजनेस अच्छा है, कस्टमर अच्छे हैं अपने।
अब अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती कस्टमर कैसा है। सो हमारे पास कस्टमर के एक बेसिक डेटाबेस होना चाहिए कि क्या कस्टमर का नाम है, जो रूटीन है वो क्या कस्टमर का नाम है, एटलीस्ट उसका मोबाइल नंबर या कॉन्टेक्ट नंबर हो, वो कौन से एरिया से आता है, आपको उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पूछना है, शायद वो कौन से एरिया से आता है वो अगर आप पूछो तो वो डेटाबेस को आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ जो बहुत लोकल लोग हैं, सूरत में ही एक फुटवेयर की दुकान वाले हमारे फ्रेंड है। उन्होंने 2 साल तक अपने रेगुलर कस्टमर का मोबाइल नंबर लेते रहे। फिर उन्होंने ग्रुप बनाए, उनके व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप बनाए। वो कुछ नहीं करते, हफ्ते में एक बार कोई एक अच्छी वैरायटी आई होती चप्पल सैंडल या जूते में, उसका फोटो खींच के वो ग्रुप में रखते हैं और कुछ नहीं करते, हफ्ते में खाली एक ही फोटो। और हर हफ्ते वो रिपीट करते, कोई नई स्टाइल आई तो उसका फोटोग्राफ खींच के भेजना, या कोई दिवाली पे स्कीम रखी तो वो स्कीम के बारे में वो डिटेल देंगे। मैं पूछा इससे फायदा क्या हुआ, तो बोले देखो यार, मैंने लगभग 150 से 2 हजार कस्टमर को ये भेजना चालू किया है, रोज थोड़े थोड़े को भेजता हूँ अलग अलग ग्रुप में, तो मुझे इंक्वायरीज 150-2 हजार में से 150-200 लोग पूछते हैं प्राइस कितनी है, ये साइज मिलेगी, ऐसी कुछ इंक्वायरी होती है। उसमें से 150-200 लोगों में से 40-50 लोग दुकान पे एक्चुअल में विजिट करने आते हैं ये चीज देखने के लिए, और 10-12 लोग लेके जाते हैं रियल। सो 1,500 में से 10-12 लोगों तक बिजनेस हुआ। अब एक जोड़ी 500 रुपए की गिनो तो उसको 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा बिजनेस मिला खाली व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ सेंड करने से। सो ये है डेटा का यूज। दूसरा, मेरे ही घर के बाहर एक मेडिकल स्टोर वाला है, उसने और कुछ नहीं किया, उसने सीनियर सिटीजन जो उसके यहाँ पे दवाई लेने आते थे उनका डेटाबेस लेना चालू कर दिया। सबको या तो हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या उसकी दवा रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है, सो उसने लेना चालू कर दिया। अब ये सीनियर सिटीजन की तकलीफ क्या होती थी कि उनको जब उनका पेंशन आए तभी वो पेमेंट दे सकते थे, उससे पहले नहीं। सो इसने किया कुछ नहीं सर, आपको मिनिमम उसने देख लिया कि इसमें से इतने कस्टमर जिनको 500 रुपए से ऊपर की दवाई हर महीने चाहिए चाहिए और चाहिए। सो वो क्या करता है, उनको ऑफर दी कि सर मैं आपको महीने की पहली तारीख को आपकी जो दवा प्रिस्क्रिप्शन है, जो रूटीन है, आपके घर पे होम डिलीवरी कर दूंगा। तो उन्होंने बोला बेटा पेमेंट, बोले कोई बात नहीं, आपका पेंशन 8 तारीख को आता है, आप मुझे 12 तारीख तक में पेमेंट दीजिए, कोई सवाल नहीं। 1 से 5 तारीख तक में उसका बंदा साइकिल पे जाके हर एक की दवा प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो रूटीन हर महीने रिपीट होती है कस्टमर के घर पे देके जाता है। और 7 तारीख को वो कस्टमर भी इतने अच्छे कि 7 तारीख को जैसे पेंशन हाथ में आता है वो पेंशन लेके दुकान पे जाते, बोला ये तेरा हिसाब बेटा, पैसा ले। और इस तरह से उसने कस्टमर को ऐसे रिटेन किया कि वो कस्टमर और कोई दुकान पे दवाई लेने नहीं जाते, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा है, उनके घर पे डिलीवरी दे रहा है और पैसे 5-6 दिन तक क्रेडिट भी दे रहा है। सो ये होता है कस्टमर के डेटा को आप किस तरह से यूज करते हो। उसी तरह से आपके डेटाबेस में आपको अगर मालूम पड़ता है कि आपका कस्टमर ज्यादातर अंधेरी एरिया से आता है या अंधेरी वेस्ट से आता है, तो आप जब लिफलेट या फेसबुक प्रमोशन या जो भी कुछ प्रमोशन करते हो, तो आप जानते हो कि मुझे 10,000 का खर्चा करना है मार्केटिंग में, तो सबसे ज्यादा मैं अंधेरी वेस्ट में करूं, क्यों? क्योंकि वहां से मेरे कस्टमर ज्यादा है, तो मुझे ज्यादा रिस्पॉन्स वहीं से मिलेगा। सो आपको इस तरह का भी डेटाबेस को मैनेज करने से यूज मिलेगा उसका। एक और चीज होती है, आप अगर ध्यान दोगे, कंज्यूमर का एक एक्सपीरियंस होता है, पूरी दुकान में कस्टमर चाहे 2 घंटे शॉपिंग के लिए बिताए, चाहे वो कुर्ते कपड़े देखने में 2 घंटे 3 घंटे निकाल दे, लेकिन जैसे ही वो बिलिंग काउंटर पे आएगा, आपके गल्ले पे आएगा, वो एकदम जल्दी में आ जाते हैं, चलो चलो जल्दी बिलिंग करो। 2 घंटे चाहे वो शर्ट देखने में निकाले, लेकिन अगर बिलिंग काउंटर पे या गल्ले पे आधे मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है तो वो बोलता है अरे यार कितनी देर कर रहे हो, जल्दी करो ना, कुछ समझ है कि नहीं आपको। सो बिलिंग काउंटर या गल्ला ऐसी जगह है जहां पे कस्टमर सबसे ज्यादा गुस्सा होता है या डिससेटिस्फाई होता है, और यहां से कस्टमर का अपनी दुकान से परमानेंट चले जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। सो कैश काउंटर को इस तरह से आपको मैनेज करना है कि कस्टमर आपके यहाँ पे बार बार आए। एक बार आपने माल बेचने में गलती कर दी चलेगा, लेकिन बिलिंग में 1 मिनट की जगह 5 मिनट लग गई तो कस्टमर बहुत गुस्सा होता है। सो कैश काउंटर पे आपको हमेशा एकदम स्पीड में और एक्यूरेट रहना होगा, और उसका सिस्टम है जो आपको कस्टमर स्टाफ को बताना है कि पहली चीज, कोई भी बिलिंग 2 या 3 मिनट के अंदर मिनिमम खत्म हो जाना चाहिए। कस्टमर को आपको चेंज देते हो, मतलब छुट्टे देते हो बिलिंग के बाद और बिल देते हो, तो वो हमेशा राइट हैंड से ही देना है, लेफ्ट हैंड से नहीं। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है कि आप हर एक चीज कस्टमर को राइट हैंड से देते हो। उसके अलावा जब भी आप शॉपिंग कर का सामान रखते हो, अगर किराने की दुकान है तो फूड का आइटम अलग थैली में रहेगा, कपड़े धोने का साबुन या कोई दूसरी नॉन फूड आइटम है तो वो अलग थैली में दिया जाता है।
भारी चीज है तो वो ऊपर, नाजुक चीज है तो वो ऊपर रखी जाएगी, भारी चीज है तो नीचे रखी जाएगी। अगर कपड़े दिए जाते हैं कस्टमर को तो वो प्रॉपर फोल्ड करके बैग में ठीक से रख के देने हैं, और वो सब काम फटाफट करना है। सो वो सब चीज की आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देके ये इंश्योर करना है कि स्टाफ का कस्टमर का बिलिंग 3 मिनट के अंदर खत्म हो जाए और उसमें कहीं पे भी कोई एरर ना हो, वरना कस्टमर को यहां से चले जाना या गुस्से होना या डिससेटिस्फाई होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। एक और स्टडी बताता है कस्टमर की कंप्लेंट। कस्टमर की कंप्लेंट होती है बहुत टाइप की, जैसे क्वालिटी की कंप्लेंट हो गई, स्टाफ के बिहेवियर की कंप्लेंट हो गई, साफ सफाई की कंप्लेंट हो गई। कस्टमर की कंप्लेंट आएगी, उस पर आपका कंट्रोल एक हद से ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगर वो कंप्लेंट को आप 24 घंटे या 48 घंटे में सॉल्व करते हो या बोलते हो कि सही बात है सर, आपकी कंप्लेंट आई तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होगी और मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूं, और अगर आप उसको 2 दिन के अंदर या 24 घंटे में सॉल्व कर लेते हो तो कस्टमर खुश हो जाता है। वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, गलती हुई बंदे से, लेकिन वो समझता, वो मानता है कि हाँ उसकी गलती है और उसने सॉल्व करने की ट्राई की। लेकिन अगर आप उसकी गलती पे ध्यान भी नहीं दोगे, उसकी कंप्लेन पे, और कंप्लेन को सुनोगे भी नहीं, तो वो इतना गुस्सा होगा कि खुद तो दुकान से चला ही जाएगा, लेकिन दूसरे 2 कस्टमर को भी आपकी दुकान पे आने से रोकेगा। बहुत घटिया दुकान है, सर्विस ठीक नहीं है, मत जाना। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपके और आपके स्टाफ को सिस्टम में करनी है वो है कस्टमर कंप्लेन का एक रजिस्टर बनाना। दूसरी चीज, स्टाफ को ये चीज के लिए आपको एनकरेज करना है कि कंप्लेन आए तो बेटा घबराना नहीं, कस्टमर को बोलना ठीक है सर आपकी कंप्लेन है, आप मुझे लिखवा दीजिए, मैं कंप्लेन को ये रजिस्टर में डेट के साथ लिख देता हूं कि ये डेट पे ये कस्टमर ने इसके ये मोबाइल नंबर के साथ ये कंप्लेन लिखी है, और ओनर जब दुकान में आए तो उसको वो कस्टमर कंप्लेन का बुक देखना है और खुद कस्टमर को फोन पे बात करके वो कंप्लेन को सॉल्व करनी है। ज्यादातर स्टाफ अगर आप नहीं होगे तो कस्टमर की कंप्लेन को सुनेगा भी नहीं और लिखेगा भी नहीं, क्योंकि वो डरता है कि अगर कंप्लेन आई तो ओनर चिल्लाएगा कि कंप्लेन क्यों आई, तूने कुछ गलत किया होगा तभी ऐसा हुआ। लेकिन आपको स्टाफ को एनकरेज करना है, कंप्लेन आए तो कोई बात नहीं, घबराना मत, लेकिन कंप्लेन आने दो, उसको लिखो, ताकि कस्टमर हमारे साथ लंबे टाइम तक बना रहे, और वो कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए आपको मेहनत करनी है। लेकिन सबसे पहला काम आपको कंप्लेन का एक रजिस्टर बना के उसके अंदर हर एक कस्टमर की कंप्लेन को लिख के सॉल्व करना है। दूसरी चीज, सेल्स प्रोसेस। आपने कई बार एक चीज का ध्यान दिया होगा कि आप एक दुकान में हमेशा सामान लेने जाते हो, और उसका कारण है कि वहां के एक स्टाफ का बिहेवियर आपको बहुत अच्छा लगता है, आपसे हंस के बात करता है, आपको जो चाहिए वो तुरंत दे देता है, आपकी जो परचेस है उसको याद भी रखता है और बोलता है चलो सर आप पिछली बार ये ले गए थे ना, ये भूल गए, दे दो आपको, तो आप बोलते हैं अरे हाँ यार अच्छा किया तुमने याद रखा। सो वो ले आता है, आप खुश होते हो कि इतना अच्छा बंदा है, तो उसी की वजह से आप उस दुकान पे बार बार शॉपिंग करने जाते हो, क्योंकि उसकी सर्विस आपको अच्छी लगती है। अब जैसे बीच में किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था कि स्टाफ बदल जाए तो क्या, अब हुआ ये कि ये दुकान में वो स्टाफ जो अच्छा था वो चला गया और दूसरा स्टाफ आया, और वो सर्विस में इतना अच्छा मानता नहीं था, उल्टी सीधी लैंग्वेज में बात करेगा, ऊंचे आवाज से बात करेगा, माल पटक के आपके सामने रखेगा, तो आपको एक झटका लगता है, आपको शौक लगता है कि यार मैं आज तक इस दुकान में आता था, अच्छी सर्विस मिलती थी, आज मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, क्या करूं। अब उसका कारण था कि स्टाफ बदल गया, पहले के स्टाफ का स्वभाव अलग था, आज के स्टाफ का स्वभाव अलग है। सो अब इस मामले में क्या किया जा सके, आपको भी होता है कई बार कि कोई स्टाफ धमकी देता है पगार बढ़ाओ वरना चला जाऊंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके रेगुलर कस्टमर बहुत सारे। सलून इंडस्ट्री में ये सब बहुत होता है, ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री में कि कस्टमर दुकान देख के नहीं या पार्लर देख के नहीं, जो स्टाफ है उसके बिहेवियर की वजह से आता है। सो यहाँ पे प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है कि सेल्समैन को कस्टमर के साथ बिहेव करने में भी कुछ स्टैंडर्ड रखे जाते हैं। आप अगर मैकडोनल्ड में जाओगे तो आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप कैश काउंटर पे जाओगे वो आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोलेगा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, सर हाउ कैन आई हेल्प यू, व्हाट कैन आई ऑर्डर फॉर यू। वो जब आपको ट्रे में सामान भी देगा तो आप देखोगे ट्रे के अंदर एक कागज रखा होगा, कागज के ऊपर वो सामान रखेगा और आपको देगा, तब उसके मुंह पे स्माइल पक्का आएगी। दूसरा, जब वो चेंज देगा, छुट्टे जो आपके बिल में बचे हैं, तो आपकी उसकी हथेली में चेंज के नीचे बिल होगा और बिल के ऊपर चेंज रख के वो आपके हाथ में देगा, और आपको जाने के टाइम पे बताएगा सर एक्स्ट्रा सॉस चाहिए तो वहां पे रखा हुआ है, वो उंगली दिखा के वो भी बताएगा।
सो ये एक सेट स्टैंडर्ड है, चाहे स्टाफ कितने भी बदल गए हो, आप कोई भी मैकडोनल्ड में जाओ, स्टाफ कोई भी बदल गए हो, वो एग्जैक्ट यही वर्ड बोलेंगे और इसी तरह से मुस्कुराएंगे। ये आपने नोटिस किया होगा। हम नहीं बोलते कि आप अपने स्टाफ को इंग्लिश बोलना सिखाओ, क्योंकि हमारे कस्टमर भी ऐसे नहीं है, लेकिन हमें हमारे स्टाफ को कुछ स्टैंडर्ड चीजें देनी है जो कोई भी स्टाफ को अपने कस्टमर के साथ बोलनी है। जैसे हमारे यहाँ पे ये नॉर्मल बंदा है जिसकी किराने की दुकान थी, अब उसने सुपर स्टोर चालू किया। वो मारवाड़ी भाई है, तो उन्होंने अपने स्टाफ को एक ही चीज सिखाई, कोई भी कस्टमर आए पहला चीज है बोलना नमस्ते। सर मैडम कुछ नहीं, नमस्ते। नमस्ते बोलने के बाद वो चला जाएगा, क्योंकि वो सुपर स्टोर है, कस्टमर को घूमने की चीज है। 2 मिनट तक वो कस्टमर को घूमने देते अपने आप। फिर वो स्टाफ वापस आके बोलता है सर मैडम कुछ मदद करूं क्या। कस्टमर बोलेगा हाँ, तो वो उसके साथ होगा वरना नहीं होगा। बोलेगा नहीं तो वो चला जाएगा, उसके पीछे घूमता रहेगा, लेकिन उसको बोलेगा नहीं कि मैं आपकी मदद करूं या कुछ करेगा नहीं। सो इस तरह से उसने हर एक को नमस्ते बोलना सिखा दिया। उसने हर एक को 2 मिनट के बाद सवाल पूछने के लिए भी सेट कर दिया स्टैंडर्ड, कि आपको 2 मिनट कस्टमर को घूमने देना है, फिर उसको सवाल पूछना है। हर एक कस्टमर को बास्केट हाथ में देना है, वो भी उसने नियम बना लिया। हाँ, बास्केट देगा, अगर कस्टमर ना बोलेगा तो वापस रख देगा, लेकिन हर एक कस्टमर को जैसे ही वो एंटर होता है वो उसके हाथ में बास्केट देगा। जैसे ही बिलिंग काउंटर पे आता है तो कैशियर बोलेगा, माल बास्केट में से निकाल के बोलेगा सर आपकी बास्केट में 8 आइटम है, मैं इसको स्कैन करके बिल बनाता हूँ। बिल बना के वो बोलेगा सर आपका 8 आइटम का बिल हुआ है 332 रुपया, पैक कर दू। कस्टमर बोलेगा हाँ पैक कर दो। फिर वो हर एक कैशियर चाहे कोई भी वो पूछेगा सर कार्ड से पेमेंट करोगे या कैश पेमेंट है। कस्टमर बोलेगा कार्ड पेमेंट। ओके सर, वो थैली में पैक कर देगा और कार्ड या कैश जिस तरह से पेमेंट करना है कर देगा। करने के बाद जब बाहर निकलेगा तब सिक्योरिटी वाला उसके लिए दरवाजा खोलेगा। कस्टमर को खुद को दरवाजा नहीं खोलना है, क्योंकि उसके हाथ में बैग होती है। चाहे कस्टमर खाली हाथ हो या दोनों हाथ में बैग हो, वो सिक्योरिटी वाला दरवाजा खोलेगा, मतलब खोलेगा। सो ये स्टैंडर्ड उसने अपने स्टाफ के लिए बनाया है कि कैश काउंटर वाले को इतना बोलना ही है, सेल्स वाले स्टाफ को इतना बोलना ही है। चाहे वो स्टाफ कितने भी बदल जाए, हर एक को इतना ही बोलना है। ज्यादा कस्टमर सवाल पूछे तो ही वो ज्यादा बोलेगा, वरना नहीं बोलेगा। सो आपकी दुकान में कोई भी कस्टमर आए, चाहे स्टाफ पहला था, दूसरा था, तीसरा था या चौथा था, हर एक को उसने नियम बताया है कि आपको ये बोलना है, माल इस तरह से देना है, माल पटकना नहीं है, थैली में भारी माल नीचे रखना है, हल्का माल ऊपर रखना है। ये सब आपने आपके स्टाफ को बता दिया, तो स्टाफ एक हो या दूसरा हो या तीसरा हो, कस्टमर को सर्विस ऑलमोस्ट एक जैसी मिलेगी। 100% एक जैसी नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट एक जैसी मिलेगी, और कस्टमर आपका दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा। अब मैं आपको जल्दी से कुछ चीजें और दूसरे बता रहा हूँ जो ऑलमोस्ट अब हम नियर कंप्लीशन है, कि आपको आपके बिजनेस का सेल्स किस तरह से नापना है, मतलब मेजर करना है कि सेल्स अच्छा है या बुरा। हम पहले बात की, कुछ फॉर्मूला आएंगे कि जिस फॉर्मूला से हम चेक कर पाएंगे कि हमारे स्टोर का परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो ये एक है एवरेज क्वांटिटी पर बिल, मतलब एक बिल में आप कितना सामान बेच रहे हो, ये उसका है। मान लीजिए कि आपकी दुकान में पूरे दिन में 285 क्वांटिटी बिकी, चाहे 5 रुपए वाला एक चीज था और 100 रुपए वाला एक चीज था, लेकिन 285 क्वांटिटी बिकी, कोई भी सब में आइटम मिला के 285 बिकी, और दिन में बिल बने 50। सो 50 बिल और 285 क्वांटिटी, मतलब एक बिल के अंदर 5.5 से 6 क्वांटिटी एक बिल के अंदर कस्टमर लेके गया। कोई कस्टमर एक आइटम लेके गया होगा, कोई कस्टमर 20 आइटम भी लेके गया होगा, लेकिन एवरेज देखो तो एक कस्टमर पे 6 क्वांटिटी का बिल गया। अब आप देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई मैंने लिखा हुआ। सो यहाँ पे जनवरी महीने में एवरेज कस्टमर का बिल 5 क्वांटिटी का बन रहा था, फरवरी में 7 का बना, मार्च में 4.5 आइटम का बना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यार फरवरी तो अच्छा गया कि जब एक बिल पे 7 क्वांटिटी जा रही थी, 7 आइटम जा रही थी। अब बाकी हर महीने में मेरे 5 या 4.5 आइटम ही जा रही है। सो आप चेक करते हो कि क्या हो रहा है, या तो रनिंग माल खत्म हो गया है, या तो कस्टमर को सब चीजें दिख नहीं रही, जिसकी वजह से कस्टमर कम आइटम ले रहा है। सो आप अपने डिस्प्ले को सुधारते हो। तो कोई क्या करता है कि छोटी छोटी आइटम, जैसे किराने की आइटम में 10 रुपए का ब्रश हुआ, 5 रुपए की मैगी हुआ, वो कैश काउंटर पे डिस्प्ले कर लेता है, जो आखिर में कस्टमर लेना नहीं चाहता, लेकिन दिख गया, चलो दिख गया है तो ले लेता हूँ। सो बिल में वो खरीदने नहीं आया था, लेकिन दिख गया तो ले लिया, तो आपकी एक बिल में एक क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन वो कब करते हो आप, जब आपको मालूम पड़े कि मेरी एक बिल में जो क्वांटिटी जाती थी
वो अब कम हो गई। वो नापने के लिए आपको ये फॉर्मूला है कि दिन में कितने पीस बिके डिवाइडेड बाय कितने बिल बने, तो आपको एक कस्टमर में कितनी क्वांटिटी जाती है या नंग जाते हैं वो आपको मालूम पड़ेगा। दूसरा होता है कन्वर्जन। ये वैसे बड़े स्टोर में आप देखा होगा कि सिक्योरिटी वाला बाहर गेट पे खड़ा है और उसके हाथ में पीछे क्लिक करने वाला मशीन होता है, क्लिक करते रहता है। कुछ क्या होता है हमें मालूम नहीं, वो कस्टमर की एंट्री गिनता है कि दिन में कस्टमर कितने मेरे दुकान में घुसे, 1000, 2000, 200, 300, 400, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बुजुर्ग हो, जितने भी लोग दुकान में आए वो उसके क्लिक करता है और शाम को रजिस्टर में लिखवाता है कि आज के दिन में 2500 कस्टमर दुकान में एंटर हुए। अब 2500 लोग आए, उसके सामने बिल बने कितने, 50। यहाँ पे एग्जांपल मैंने छोटी दुकान का लिया है कि 75 कस्टमर ने अंदर एंट्री की और बिल बने 50। 66% लोगों ने जो मेरी दुकान में आए उन्होंने माल खरीदा, लेकिन ऐसे लगभग 34-35 लोग ऐसे भी थे कि जो मेरी दुकान में आए सही, लेकिन शायद उनको माल सही नहीं मिला या कुछ अलग हुआ, तो वो मेरी दुकान से बिना माल खरीदे चले गए, या कोई साथ में रिलेटिव आया तो बिना खरीदे चले गए। सो हम ये देख के ये मेहनत कर सकते हैं कि ये 66 लोगों ने या 66% लोगों ने खरीदी की है, तो मैं उसको 80% तक कैसे लेके जाऊं कि जितने लोग आए उसमें से 80% लोग कुछ ना कुछ मेरे दुकान से खरीद के जाने ही चाहिए, चाहे वो 2 रुपए की चॉकलेट क्यों ना हो, राइट। फिर हर महीने होने वाला सेल कितना है वो आपके पास हमेशा मेजरमेंट होना चाहिए। ईयर ऑन ईयर मतलब हर साल कितना सेल बढ़ा, हर महीने कितना सेल बढ़ा, और हर महीने में फरवरी का सेल आप जनवरी के सेल से कंपेयर नहीं कर सकते। आपको जनवरी 2012 का सेल अगर कंपेयर करना है तो आपको वो सेल जनवरी 2011 के सेल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि जनवरी 2012 में मेरा सेल 16.5 लाख था, तो मुझे पिछले साल के जनवरी में कितना बिजनेस हुआ, 15 लाख। सो मुझे दिखा रहा है कि मेरा सेल 10% इस साल के जनवरी महीने में बढ़ा है। सो आपको हर महीने मेरा कितना धंधा हो रहा है, कितने लाख का हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो आपको हमेशा मेजर करना रहेगा। एक सवाल आया है कि क्या पुराना स्टाफ नए स्टाफ को ट्रेनिंग दे सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके साथ में ओनर का रहना जरूरी है, क्योंकि पुराने स्टाफ का कुछ अपना खुद का माइंडसेट होता है। उनके दिमाग में कुछ दीवार बन गई होती है कि ये काम ऐसे ही होगा, ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम हमें नहीं करना है, ये काम हमें करना है, ये कस्टमर खराब है, ये कस्टमर अच्छा है। सो ये जरूरी नहीं कि जो पुराने स्टाफ के पास नॉलेज हो वो सब नॉलेज सही हो। उसका नॉलेज थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। सो हमें हर एक चीज नए स्टाफ के दिमाग में नहीं डालनी है। नया स्टाफ कोरी स्लेट होता है, कोरा बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप जो लिखोगे वो लिखा जाएगा। सो आपको उसके अंदर हमेशा अच्छी चीजें लिखनी है, खराब चीजें नहीं लिखनी है, उसको अच्छा ही समझाना है। सो जब पुराना स्टाफ ट्रेनिंग दे रहा है नए स्टाफ को, सो ध्यान रखे कि वो सिर्फ अच्छी चीज की ट्रेनिंग दे, बुरी चीज की ट्रेनिंग ना दे। और अगर दे रहा है तो तब आप वहां पे हाजिर होगे तो आप उसको टोक के उस चीज को ठीक कर सकते हो। राइट सर। सर एक और क्वेश्चन आया क्वेश्चन एंड आंसर के बॉक्स में, व्हाट इज द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ वेस्टेज? सर वेस्टेज का एक्सेप्टेड लेवल अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग रहता है, लेकिन नॉर्मली देखने जाए तो वो रहता है 0.50%, 0.5%। उससे ज्यादा वो टर्नओवर का, सेल टर्नओवर का, कि आपका जो सेल हुआ उसका आधे टके से ज्यादा आपका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। सर एक और है जो हमारे किराना के रिलेटेड है, ग्रोसरी स्टोर्स के रिलेटेड। कहते हैं कि किराना स्टोर को कैसे चलाए बिना ज्यादा टाइम स्पेंड करे, शॉप में कंटिन्यूसली नहीं बैठना है, तो ऐसे कोई स्ट्रैटेजी वगैरह जिससे हम, हाउ टू रन अ स्टोर? ग्रोसरी स्टोर चालू करने के लिए पहली चीज, ये बहुत ही एक्सटेंसिव मेहनत वाला काम है। पूरे दिन ये बिजनेस खाली चला भी नहीं पड़ता है, हर मिनट में कस्टमर आते जाते रहते हैं। सो यहाँ पे हाँ, पहले आपकी 2 या 3 महीने आपकी प्रेजेंस रहनी जरूरी है, जिससे आप आपके स्टाफ को ट्रेन कर पाओ। ये जो सिस्टम हमने आगे बताई है वो सिस्टम आपको स्टोर के अंदर सेट करनी है, और सेट करने के बाद में और दूसरी भी चीज रहती है कि आपको कंप्यूटराइज सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, वो सब भी साथ में लगाने हैं। ये जब सिस्टम जो हमने आगे समझाई वो सब सिस्टम को अगर आप स्टाफ के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हो, उसके अलावा कंप्यूटराइज स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम या बिलिंग सिस्टम लेके आते हो, सीसीटीवी कैमरा लेके आते हो, तो आपका स्टोर 70% आपके बिना चलना चालू हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको उस दुकान के अंदर रोज के 2-3 घंटे तो देने ही रहेंगे, क्योंकि रोज सुबह में स्टाफ को काम देने के लिए आपको स्टोर में तो जाना ही पड़ेगा।
राइट। और एक दूसरा रास्ता होता है कि आप अगर खुद रोज नहीं जाना चाहते तो आप अपना ही एक कॉपी बना के उस स्टोर में रखें। अपना कॉपी मतलब कोई पार्टनर या कोई एक स्टाफ की जो मैनेजर की तरह आप ही की तरह सोच के आपके बिजनेस को आपका खुद का है वैसे चलाए, तो वो आपके स्टाफ को मैनेज करेगा। ऑल्सो सर थोड़े क्वेश्चंस है रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस का चार्ट बनाना जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट बेसिकली रहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से भी जरूरी रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस तो बाद में आपका सीए बनाता है, लेकिन आपको कैश फ्लो का बनाना बहुत जरूरी है, जो आपके हाथ खुद के एंड से आप खुद बना सकते हो। मैं आपको बताता हूं यहाँ पे रोज कितनी इनकम आई और कितने एक्सपेंस हुए। जो डेली देसी हिसाब हम बोलते हैं, चौपड़ा रखना जो गुजराती भाषा में बोला जाता है, कि रोज की इनकम दो ही तरह से होती है, या तो भंगार बेच के जो आपके पुट्ठे आए या कुछ स्क्रैप आया वो बेच के, या रोज का सेल हुआ उससे। और एक्सपेंस में आपके बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं। चाय पानी का खर्चा हुआ, किसी को देना हुआ, डेली का परचेज आया तो वेंडर को माल का पैसा देना है, लाइट बिल देना है, सैलरी देनी है, उपहार देना है, बोनस देना है, सब कुछ होता है। सो आप अगर रोज के पन्ने पे लिख के जाओ कि लेफ्ट साइड पे इनकम, राइट साइड पे एक्सपेंस, लेफ्ट साइड पे इनकम, राइट साइड पे एक्सपेंस, और शाम को टोटल मार के देखो कि मैं क्या डिफरेंस लेके बैठ रहा हूं। सो यहाँ पे आप अगर इनकम एक्सपेंस का रोज का डेली मेंटेन करते जाओगे और शाम को खाली 5 मिनट वो पूरे पन्ने पे ध्यान दोगे कि आज क्या आया, कहां से आया, और क्या गया और कहां पे गया, वो अगर आप रोज देखते जाओगे तो आपके दिमाग में एक पैटर्न फिक्स बैठेगा कि मेरा यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा जा रहा है, मुझे शायद इसको कंट्रोल करने के लिए ये एरिया पे ध्यान देना है। इनकम तो फिर भी आपके हाथ में है। हाँ, अगर कोई दिन आप दुकान पे नहीं है और सडन इनकम, सेल्स इनकम का जो खाना है उसमें कम इनकम आती है, तो आपके दिमाग में एक घंटी बजती है कि आज कुछ मेरी गैर हाजिरी में हुआ है। यहाँ पे इनकम जो आपका रोज का बिजनेस सेट होता है कि 6,500 से 7,000 के बीच में बिजनेस आता है तो आता है। कभी वो 7,500 होता है, लेकिन कभी वो 12,000 अचानक से नहीं हो जाता। शायद दिवाली हो या ऐसा कुछ हो तो बात अलग है। सो उसकी जगह अचानक वो 4,000 पे आ जाता है, तो आपके दिमाग में घंटी बजती है कि यार आज 4,000 का ही क्यों इनकम आया। रोज का 7,500 के एवरेज है, आज अचानक 4,000 का इनकम आया, इट मीन समथिंग रॉन्ग। अगर आपको कुछ रॉन्ग देखता है तो आप दूसरे दिन डिसाइड करते हो कि आज से मैं रोज 3 दिन तक दुकान पे बैठूंगा, लेट्स सी कहां पे क्या रॉन्ग हो रहा है। लेकिन ये रॉन्ग हो रहा है वो तब मालूम पड़ेगा जब आप रोज का इनकम और एक्सपेंस का स्टेटमेंट देखोगे और मेंटेन करोगे, तब आपके दिमाग में घंटी बैठेगी और तब आप करेक्टिव एक्शन लेना चालू करोगे। सो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है। ऑलराइट सर। सर एक दो और लास्ट के थोड़े से क्वेश्चन है रिलेटेड टू जी स्टॉक मेंटेनेंस। हमारे पास एक है जो बोल रहे हैं कि उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है स्टॉक मेंटेन करने के लिए, चीजों की बिलिंग हो गई, क्वांटिटी कभी 5 की हो गई, तो ऐसे में कुछ है जहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के बिना कुछ स्टॉक मेंटेनेंस कैसे करें? ऐसी कोई एडवाइस है हमारे लिए? हाँ सर, स्टॉक मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर के सिवा कोई और दूसरा प्रोफेशनल तरीका नहीं होता है। हाँ, अगर आपका बहुत क्वांटिटी कम होती है, जैसे दुकान में कपड़े की दुकानें 1,000-2,000, तो आप उसको बुक के थ्रू मेंटेन कर सकते हो। लेकिन अगर छोटी छोटी चीजें हैं तो वो हमेशा ऑब्वियस है कि वो हजारों या 100 की क्वांटिटी में आएगी। पूरी दुकान में देखोगे तो 2,500-3,000-5,000 आइटम का स्टॉक पड़ा होगा टोटल मिला के। सो उसको बुक की तरह से मेंटेन करना मुश्किल है। आपको उसको या तो सॉफ्टवेयर में ही रखना होगा या तो आपको दिमाग में रख के बैठना होगा। कुछ, हाँ, कुछ दुकानों में जैसे हार्डवेयर की दुकान में किया जाता है। मेरे गांव में ही एक हार्डवेयर की दुकान है जहां पे किया जाता है, वो बॉक्स में गिन के रखता है। हर एक चीज का एक बॉक्स रखा है कि खिली है तो 5 किलो खिली रखी है। फिर वहां पे नीचे उसने एक पूरा स्लिप बना के रखा है। उसमें से अगर 250 ग्राम बिकती है तो लिखता है तारीख माइनस 250 ग्राम, तारीख माइनस 500 ग्राम, तारीख माइनस जितनी बिकी, किलो में बिकती है तो कितना ग्राम बिका वो वहां पे लिखते जाता है। फिर हफ्ते के एंड में उसका टोटल करता है कि कितना 5 किलो स्टॉक का 250 ग्राम 300 ग्राम माइनस करते गया, तो अब मेरे पास 2 किलो स्टॉक होना चाहिए। लेकिन ये चीज कम हो तो हो सकती है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में ज्यादा वेराइटी होगी तो आपको सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा खर्चा होता है। अब तो एंड्रॉइड में भी ऐसे बहुत सारे फ्री के सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसमें आप स्टॉक भी मेंटेन कर सकते हो और बिलिंग भी लाइव कर सकते हो। थैंक यू सो मच सर आपका ये डिटेल सेशन के लिए। आपका जो भी थैंक यू। एग्जांपल्स थे बहुत बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट थे, हमें बहुत इंटरैक्टिव सेशन आप देख ही रहे हो कि आपको बहुत सारे दैट्स ट्रू। लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, उनको सेशंस बहुत इजी लगा, आपकी लैंग्वेज भी सिंपल थी,
इट वाज अ वेरी नाइस सेशन सर। मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से, एमवीएमपी टीम की तरफ से थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग इन टुडेस सेशन एंड टेकिंग अप दिस सेशन। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर नहीं है तो प्लीज आपके टीम लीडर के साथ कांटेक्ट में आइए, वो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के पार्टिसिपेंट बना देंगे, क्योंकि हम जो भी कुछ कम्युनिकेट करते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही होता है। तो अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर नहीं हो तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए आपके टीम लीडर्स को, वो आपको ऐड कर देंगे। हमारे अब तक के जो भी 11 सेशंस हुए हैं और आज का सेशन जो हुआ है, सारी लिंक्स आपको हमारे स्माइली इंडिया यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और हमारी स्माइली इंडिया वेबसाइट है, वहां पर भी सारे सेशंस अपलोडेड है ऑलरेडी। तो अगर कभी भी कुछ भी रेफर करना है तो आप वहां जाके चेक कर लीजिए। हमारा जो अगला सेशन रहने वाला है वो होगा 5 दिसंबर, 5 तारीख दिसंबर की। आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। या अली मदद।